आप बिलियनर्स के इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ट्रू फैक्टर, लोगों को रियलिस्टिक व्यू अगर बताया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। 2-3 कैटेगरी के बिलियनर्स हैं हमारे देश में। एक हैं जो दिखावा करना चाहते हैं बिकॉज दैट इज़ द वे ऑफ शोइंग सॉफ्ट पावर। हर कंट्री में अभिषेक कोई ना कोई पावर हाउस होता है, पावर सेंटर होता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स हियर, मैं बात कर रही हूँ बिजनेस हाउसेस की। एंड तो आपको क्या लगता है इंडिया में क्या है? हमारे देश को 2 उद्योगपति सबसे ज़्यादा पावर हैं जिनका इनिशियल ए से शुरू होता है। एलॉन मस्क, अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतते तो देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो जेल में होते। डू यू नो दिस थिंग? रीजन इज उनके ऊपर 18 केसेस चल रहे थे अंडर द जो बाइडन जुरिस्डिक्शन। कमीलियाज आप सबको पता होगा यार, अभी बीच में उनके कुछ प्रोजेक्ट्स बिके हैं। 100 करोड़ का तो एवरेज फ्लैट्स के दाम है। कम ऑन, 48 घंटे के अंदर 70 फ्लैट्स बिक जा रहे हैं। 48 आवर्स में अगर इतने फ्लैट्स बिक जाए ना, तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पावर। तो बिलियनर्स को क्या प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में? आई वांट टू आस्क, मतलब क्या फैमिली इज द बिगेस्ट इशू, रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट इशू? बिलियनर्स के बच्चे सबसे ज्यादा मेंटली इल होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जाइए गूगल कीजिए। इलॉन मस्क एक ही लड़की को 3 बार शादी और 3 बार डाइवोर्स कर चुका है। आपको पता है इलॉन मस्क की बेटी जब 18 साल की हुई, उसको इंटरव्यू में पूछा गया आप क्या चाहते हो? मैं अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मिडिल क्लास का तो एक ही एम होता है, पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अच्छे से लग्जरीज जो भी है लाना। तो क्या मिडिल क्लास पैसे बचा पाएंगे आगे चल के, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है? मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम होता है, उसको इतनी जल्दी रहती है, वो इन्फॉर्मेशन भी आधी गैदर करता है, वो पूरी गैदर सुनने की उसकी क्षमता ही नहीं है। वो पहले कमेंट करेगा। क्रेडिट कार्ड किसको लेना चाहिए? क्रेडिट कार्ड उसी को लेना चाहिए जिसको एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। ट्रम्प जी आ रहे हैं, और तो उससे आपको क्या लगता है, इंडिया चाइना इकोनॉमी क्या थोड़ा सा हमारा? यार इंडिया का देखो, इंडिया बहुत लोगों को अगर फायदा होगा, मैं बताऊं ट्रम्प के आने से हो सकता है नुकसान हो। फिर एचएनआईज इंडिया क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सबसे ज्यादा रईस लोग भारत 3 रीजन के कारण छोड़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, समझे क्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ जो पॉडकास्ट होने वाला है, इंटरेस्टिंग तो होगा ही, बट इन्फॉर्मेटिव डेफिनेटली बहुत होने वाला है। लोग हमेशा इनके फाइनेंशियल कोशेंट की बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि इनका विजडम कोशेंट वो बहुत ज़्यादा है और बहुत हाई है। तो इसीलिए उनको सिर्फ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कहना थोड़ा सा गलत होगा, उनको एक नॉलेज इन्फ्लुएंसर मैं ज़रूर कहूँगी। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है, या स्टॉक मार्केट कैसे होने वाला है, या इकोनॉमी कैसे चल रही है और कैसे इम्पैक्ट करेगी, पर आपकी घर की इकोनॉमी पे भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट एंड मीट अभिषेक कर। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ये दिल्ली की ठंड में आपके पॉडकास्ट बहुत हॉट चल रहे हैं फॉर श्योर। ग्लैड टू नो दैट। जैसे ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लाइट्स काफ़ी डिले होती रहती, बट या। तो एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, जब हम अपनी रिसर्च करते हैं पॉडकास्ट की, ऑब्वियसली गेस्ट के बारे में, आप बिलियनर्स के इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं? यार देखिए, मैं ऐसा पीछे तो नहीं पड़ा हुआ हूँ। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि इंडिया में ना वेल्थ की डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। एक सड़क पे आप जाते हो, एक तरफ पे आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है जिसका दाम करीब करीब 13,000 करोड़ की है, और उसी के दूसरे छोर पे जाते हो तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्लम दिखता है। सो द काइंड ऑफ वेल्थ डिस्पैरिटी जो हमारे देश में है, और कहीं ना कहीं वही लीड करता है फ्रस्ट्रेशन अमंग्स पीपल। आज एक आम इंसान घर पे आता है, दिन रात काम मेहनत करके आता है, वो कोशिश करता है कि किसी तरह मैं अपने घर वालों के पेट भर सकता हूँ, एक छत दे सकता हूँ, बच्चे को एजुकेशन दे सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं वो लोन के बर्डन में फंसा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ें। और उसी समय पे जब उसको पता लगता है कि एक रईस इंसान है जो आलिशान बंगले में रह रहा है, बड़ी बड़ी शादियाँ करवा रहा है अपने बच्चों की एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसके अंदर जेलसी होती है रैदर देन इंस्पिरेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रू फैक्टर, लोगों को रियलिस्टिक व्यू अगर बताया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। अगर उनको पता चलेगा कि ये लोग एग्जैक्टली करते क्या हैं, तो एटलीस्ट उस तरफ सोचना तो शुरू करेंगे लोग। तो मैं ऐसा जैसा पीछा नहीं पड़ा रहता हूँ कि भाई लोगों को लगता होगा कि यार ये कुछ एंटिटीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, बट नहीं, आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट साइड। एंड मोर ओवर क्या होता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, भय बहुत लोगों को है। अ लॉट ऑफ पीपल दे नो, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ऐसी चीज़ें होती होंगी, बट कहीं ना कहीं दे डोंट हैव द ऑडेसिटी टू कम एंड से इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स बहुत है, हमारे देश में प्रेशर वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर वो है
तो क्यों ना मैं आके लोगों को बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं। कुछ लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इस चीज़ के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए या ये चीज़ करनी चाहिए। सो दैट इज़ प्रिसाइजली व्हाट आई ट्राई टू डू। पर डू यू थिंक समवेयर जैसे पहले होता था somebody who's a billionaire या देश का माने जाना इंडस्ट्रियलिस्ट होता था, तो उनके काम की ज़्यादा बातें होती थी, पर अब उनकी फ्लैम्बॉयंस की ज़्यादा बातें हो रही हैं। क्या उनका माइंडसेट भी अलग हो रहा है और हमारा भी? देखिए, इसको 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा, फ्लेम्बॉयंस तो दिखाया जाता है, नो डाउट। हमारे देश में मल्टीपल फैमिलीज़ हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, आप लोग अगर जाके चेकआउट करोगे और एनालाइज करोगे फैमिली बिजनेसेस में हमारे देश को जो सबसे ज़्यादा रूल करते हैं, तो बहुत लोगों को लगेगा कि इट इज़ जस्ट गुजरातीज़। नो, अगर आप देखोगे तो इट्स पारसीज़ सबसे टॉप वाले पे। अगर हम क्यूमुलेटिव टॉप 5 फैमिलीज़ को हम निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा क्यूमुलेटिव वेल्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ जनरेशन्स की अगर हम बात करें, तो पारसीज़ होते हैं जिनके पास है। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो एक 2-3 कैटेगरी के बिलियनर्स हैं हमारे देश में। एक हैं जो दिखावा करना चाहते हैं बिकॉज दैट इज़ द वे ऑफ शोइंग सॉफ्ट पावर, कि बॉस मेरी ज़मीन है, मेरा सब कुछ है, सब कुछ इज़ अंडर मी। सो दे ऑलवेज वांट टू शो दैट पावर डोमिनेंस। तो दैट इज़ वन साइड। वहीं पर एक व्यक्ति है जो सिंपल एक सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहनते हैं, हर जगह जाते हैं, उनको आप रास्ते में देखोगे तो भी नहीं पहचान पाओगे, बट टुडे उनके पास 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। एंड मैं बात करूँ डीमार्ट के मालिक की, एज सिंपल एज दैट, राधा किशन दमानी सर। अब राधा किशन जी को देखेंगे, इवन फॉर दैट मैटर मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल सर को देखेंगे, ये लोग इतने हम्बल, इतने सिंपल आपको दिखेंगे, बट दैट डजंट मीन दे डोंट हैव वेल्थ। सो सीन क्या हो जाता है, ये जो फ्लेम बॉयंस वाली बात करी गई है, तो बहुत बार इसके कुछ कल्चरल इम्प्लीकेशंस होते हैं, बहुत बार पावर डोमिनेंस वाला इशू रहता है, बहुत बार इट ऑल्सो हेल्प्स इन नेटवर्किंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप प्रेजेंटेबल हैं, अगर आप दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास वेल्थ है, तो वैसे लाइक माइंडेड वाले लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करेंगे, आप अप्रोचेबल हो जाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे देश में तो एटलीस्ट हमारा देश मोहताज है एक तो सर्टिफिकेट्स का और दूसरा है शोबाजी का। देर इज़ वन सिंपल रीज़न क्यों हर कोई चाहता है कि मेरे घर पे एक बड़ी गाड़ी हो। वो इसलिए नहीं चाहता मेरे पास बड़ी गाड़ी हो या बड़ी घड़ी हो क्योंकि मैं चाहता हूँ, वो इसलिए चाहता है क्योंकि लोग मुझे उससे ज़्यादा वैल्यू करेंगे। एज सिंपल एज वो दैट। क्या सोचेगा, वो लोग क्या सोचेंगे, वैलिडेशन मैटर्स अ लॉट इन आवर कंट्री। अब वहीं पर अगर आप यूके जाते हैं, लेट्स से आप लंदन जाते हैं, लंदन में शोशाबाजी वाली चीज़ है, बट नॉट अमंग्स एवरीबडी। देर आर अ लॉट ऑफ मिलियनर्स who are ready to travel in public transport. and they do. They don't mind, they are happy doing that. They save time actually. एग्जैक्टली आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो न्यूजीलैंड में यूएस का एकदम विपरीत कंसेप्ट चलता है। यूएस का कंसेप्ट चलता है इफ़ यू गॉट इट फ्लॉन्ट इट, न्यूजीलैंड में चलता है इफ़ यू गॉट इट हाइड इट। इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, 7 में से एक बंदा वहाँ पर बिलियनर कैटेगरी में आता Oh, है। really? फ्रॉम द न्यूजीलैंड करेंसी परस्पेक्टिव 7 में से एक बंदा। सो दे आर सो डैम रिच, बट जस्ट इमेजिन वी डोंट इवन नो अबाउट दैट बिकॉज दे आर हाइडिंग, दे हैव देयर ओन स्ट्रैटेजीज, दे डू रियलाइज दे आर सो फाइनेंशियली एजुकेटेड इन द सेंस दे मेंटेन एटलीस्ट 3 बैंक अकाउंट्स, 3 बैंक अकाउंट्स रखते हैं। एक अपनी कंट्री का रखते हैं, एक फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से एक दूसरा रखते हैं, और एक तीसरी कंट्री में रखते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी अज्यूमिंग कि व्हाट इफ समथिंग लाइक अ वर्ल्ड वॉर और एनी सॉर्ट ऑफ कैलामिटी हैपेंस, आवर मनी इज सेव्ड over there. They are so much into, that's why you would see that even in happiness index they have a fairly better rank in terms of, तो वो लोग ज़्यादा शोशाबाजी नहीं करते। और हम लोगों को क्या लगता है उधर गाय हैं सिर्फ, वी जस्ट गो के हनीमून बहुत अच्छे पहाड़ है, हनीमून के लिए जा रहे हैं, मूवीज़ में देखा हुआ है, बट दे आर एक्चुअली वेरी वाइज इन दैट केस एंड दे लिव लॉन्गर ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट इनटू दैट रैट रेस। वो कॉम्पिटिशन वाली चीज़ में नहीं है। वहीं पे कॉन्ट्ररी आप यूएस देखो तो यूएस के एक सबसे भयंकर बात है, कर्जे पे वो पूरी दुनिया चलती है। दे आर लाइक योलो, यू ओनली लिव वंस, जो कि ट्रेंड अब इंडिया में आ चुका है कि भैया जो पैसा है फटाफट निकालो ऑन द नेम ऑफ कि भाई अगर आज खर्च नहीं करोगे तो फिर तुमने जिया क्या है 40 में, विच इज़ राइट। आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ों का मज़ा आपको कुछ सर्टन एजेस पे ही आ सकता है, बट दैट डजेंट मीन कि आप आउट ऑफ द वे आप 100 रुपये कमा रहे हो और आप 200 रुपये खर्च करना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज यू ओनली लिव वंस, और 100 रुपये आप कर्जे में लेके चल रहे हो। दैट डजंट मेक सेंस। आप 200 रुपये कमाओ ना पहले, इनफैक्ट आप 400 कमाओ फिर 200 उड़ाओ, क्योंकि उस टाइम में आप you'll be dying twice, not living once. एग्जैक्टली, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग। लोगों को इतनी जल्दी हो गई है पैसे कमाने की, और इतिहास गवाह है यार, आप सारे चीज़ देख लीजिए, व्हेनेवर
बड़े पैसे को चेज़ किया गया है। जस्ट लुक इनटू द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, इंडिया यूएस कहीं पर भी देख लें। इंडिया में अगर हम बात करते हैं हर्षद मेहता की सबसे बड़ी गलती यही हो गई थी कि भाई वो 10,000 करोड़ बनाना 1991 और 2 के बीच में 24 करोड़ का टैक्स दुनिया भर को दिखाने के लिए कि आई एम द इंडिविजुअल हाईएस्ट टैक्स पेयर, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया को दुश्मन तो बनाए और साथ में जितनी स्पीड से ऊपर गए उतनी स्पीड से नीचे आए। लाइक वाइज अगर विजय माल्या का देखिए, विजय माल्या व्हाट हैपेंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उनको ट्रंप का जीवन जीना था जैसे डोनाल्ड ट्रंप बाहर जीते हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के पास खुद का जेट था, तो विजय माल्या चाहता था मेरे पास भी जेट हो, मेरे पास खुद का गोल्फ कोर्स हो, सब कुछ हो। उन्होंने एक चीज़ नहीं समझी कि उनके पिताजी ने तब बढ़िया एम्पायर बेवरेजेस का बना के दिया था, विच स्टिल ग्लोबली रैंक्ड एज टॉप 5 में आता था, बट स्टिल ही वेंचर्ड इनटू एयरक्राफ्ट्स, डेट पे डेट लिया। अपने अंदर एक ईगो लेके आ गए कि सिद्धार्थ जो उनका बेटा था उसका जिस दिन बर्थडे होगा उसी दिन मेरे को लॉन्च करना है, एक्सपेडाइट कराया प्रोसेस जिसमें और खर्चे हो गए, डबल पेमेंट देके उन्हें एयरक्राफ्ट्स खरीदे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ रखी, एट द एंड डेट में वो फंस गए। विजय माल्या इज अनदर केस। यू टॉक अबाउट एडीएजी ग्रुप जिसके हम इधर बात करते हैं, उनके साथ क्या हुआ था व्हेन 2008-2009 में जब इनका आईपीओ आया हुआ था, उस समय पे दिस वाज द मोस्ट हाइप्ड आईपीओ। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 50 या 60 सेकंड्स में पूरा सब्सक्राइब हो चुका था। मतलब आज तो हम सुन नहीं सकते। मतलब आप सोचो अगर कोई एक व्यक्ति है वो मार्केट में आ रहा है, वो कह रहा है कि भैया 60 सेकंड के अंदर उसके अकाउंट के अंदर 10,000 करोड़ दिख रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। बट एट द सेम टाइम नोबडी वाज एक्चुअली लुकिंग एट द ऑडेसिटी कि सिर्फ 15 लाख का सेल्स हुआ था उस टाइम पे, एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे कि ये प्लांट बनेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ये चीज़ है। तो सेम फेट उनका हुआ है। वैसे सुनने में आया अभी उनका बेटा उनको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेट पीपल गेस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट बेटा जोर शोर से आ रहा है उनको ऊपर लेने के लिए। सो दैट इज अनदर केस। सो इफ़ यू लुक अराउंड दीज विद सम इंडियन केस, इवन हमारे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, आपका जो सबसे बढ़िया इधर एक्सप्रेसवे जयप्रकाश ग्रुप ने बनाया था। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, जयप्रकाश ग्रुप ने बहुत ज़्यादा डेट लिया, बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, बिकॉज उन्होंने जल्दी दे वांटेड टू मैच द टॉप मोस्ट फैमिलीज ऑफ आवर कंट्री। बट उन्होंने एक हद से ज़्यादा जब कर्जा ले लिया तो वही वाली चीज़ हुई। इवन मुंबई में सेम, मैं जिस बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, सीलिंग को उन्हीं ने बनवाया था, बट उन्होंने डबल कर्जा ले लिया हुआ था, तो वो सीलिंग बहुत प्यारा बन गया वहाँ पे, बट एट द एंड क्या हो गया, वो कर्जे के अंदर खुद ही डूब गए। तो पॉइंट बीइंग सेड ओवर हियर, एंड कॉमन पैरामीटर अगर आप सब में देखोगे, इवन सत्यम का केस हुआ था, रामलिंगम राजू सत्यम चलाते थे, उनके साथ क्या सीन था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस शख्स को हमारे देश का बिल गेट्स कहा जाता था। इनको यस, टॉप प्रीमियर कॉलेजेस यूज्ड टू इनवाइट हिम, आईआईटीज आईएम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एज चीफ गेस्ट की नोट के लिए। बट इस बंदे के पास इतना पैसा था, ही इज़ लाइक अगर आप वार्डरोब खोलोगे तो उनके वार्डरोब पे मिनिमम एक जूते, पेयर ऑफ जूते का दाम 1.5 लाख रुपए रहता था मिनिमम। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट एट थाउजेंड्स ऑफ सच शूज़। बट सीन क्या था, वो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में उनका फोटे आईटी होना चाहिए था, वो रियल एस्टेट एक्वायर करने लग गए थे प्री 2004-2005 विद द इंटेंशन कि मैं इसमें धंधलागिरी करके यहाँ पर जब मेट्रो बन जाएगा मैं इसको बाद में बेचूंगा और उससे ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। और फिर 2008 आ गया, तो वो जितने दाम में बेचने का सोच रहे थे वो दाम भी नहीं मिल रहा, आधा हो गया। धीरे धीरे उनको पोल खोलनी पड़ी। एक दिन वो स्टेज पे आए, शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि बॉस मैंने तो धंधली करी हुई है, आई कांट पे, एंड देन शेयर 300 350 वाली चीज़ 6 रुपये तक आ गई। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इफ़ अ मैसेज हैज़ टू बी गिवन टू योर ऑडियंस, आप बिल्कुल पैसा कमाओ, कंफर्ट ऑफ लिविंग देखो, एट द एंड आपकी फैमिली के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, बिल्कुल सब कुछ करो, बट डोंट गो एट अ रॉकेट स्पीड। बुलेट ट्रेन पे करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की कोशिश करो, बट फर्स्ट मेक द बेसिक नेसेसिटीज़, फर्स्ट मेक अ रोड प्लान, पहले अच्छे से प्लान करो। कर्जे से बनाई हुई इमारत के गिरने के चांसेस हमेशा सबसे ज़्यादा होते हैं, तो कर्जे में डूबने से बेटर है आप अपनी एक्टिव इनकम्स बढ़ाओ एंड देन यू गेट इट। तो हर कंट्री में अभिषेक कोई ना कोई पावर हाउस होता है, पावर सेंटर होता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स हियर, मैं बात कर रही हूँ बिजनेस हाउसेस की, एंड ठीक है। तो आपको क्या लगता है इंडिया में क्या है? यार विदाउट एनी डिनाइल हमारे देश को 2 उद्योगपति सबसे ज़्यादा पावर हैं जिनका इनिशियल ए से शुरू होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन है, बट दिस इज द रियलिटी। आप कह सकते हो लोगों को कि कमेंट्स में वो आप कमेंट्स में देख लेना, और मैं रीज़न बताता हूँ। लेट्स फेस इट आउट। आप अगर देखोगे आज से कुछ साल पहले जाते हैं तो हमारे देश में कुछ और भी ग्रुप्स के नाम लिए जाते थे, मित्तल ग्रुप का लिया जाता था, बिरला ग्रुप का लिया जाता था, बट आज उतना क्यों नहीं लिया जा रहा? उसके 3-4 मेन रीजंस हैं वाई दीज हैव डोमिनेटेड। फर्स्ट, इनोवेशन है, लेट्स फेस इट। बिना इनोवेशन के ईदर यू इनोवेट और यू सफोकेट। तो ये 2 ग्रुप इनोवेट पे करते आई हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, बिरला ग्रुप के अंदर वोडाफोन आइडिया था, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज रनिंग फॉर 4G, तब इन लोगों ने बोला अरे आराम से चलेंगे, आने तो दो। बाय द टाइम सबने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी थी, सो ये लोग इतना लेट हो गए अपने अपग्रेडेशन में कि तब तक बाकी लोग बाजी मार चुके थे।
एंड ये लोग अपने ही स्पेक्ट्रम और फिर वोडाफोन वाला जो क्राइसिस हुआ ट्राई के साथ, ये सारी चीज़ों में उलझते वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू द स्टेट. वहीं पर बाकी पार्टीज वर वेरी इनोवेटिव. फॉर एग्जाम्पल डिसरप्टिव ही थी ना, डिसरप्टिव, हाँ बिल्कुल डिसरप्टिव थी. तो दैट इज नंबर वन. सो इनोवेशन इज, वी कैन नॉट डिनाई दैट जब हम दो एक ही बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिकली एंड पॉलिटिकली दे आर वेल कनेक्टेड. लेट्स फेस इट. और हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार भाई तुम तो बस, भाई ये विदेश में भी सेम चीज़ है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक इलॉन मस्क का एक एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कंटेक्स्ट बनाया है. इलॉन मस्क अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतते तो देयर वॉज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो जेल में होते. डू यू नो दिस थिंग? रीजन इज उनके ऊपर 18 केसेस चल रहे थे अंडर द जो बाइडन जुरिस्डिक्शन. अ लॉट ऑफ केसेस वर रनिंग. आपको क्या लग रहा है इलॉन मस्क जैसा बंदा ऐसे ही अचानक से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके एक ऐप खरीदता है जिससे उसका कोई मतलब भी नहीं है, एक्स, राइट नाउ, बिकॉज उसको पता था कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेन यहीं पर होते हैं. जब आप पूरे मीडिया हाउस को ही कंट्रोल करने लग जाते हो तो आप अपना नरेटिव बना सकते हो. हमारे देश का कोई भी बड़ा उद्योगपति देख लो, दुनिया का कोई भी बड़ा उद्योगपति देख लो, सबके पास एक मीडिया हाउस तो है. एब्सोल्युटली. हमारे देश में एक उद्योगपति, उन्होंने देखा कि एक मीडिया हाउस बहुत तेज चल रहा है, उनके अगेंस्ट बोलता है, मीडिया हाउस को खरीद के मेन जर्नलिस्ट को ही निकाल दिया. आई डोंट नो कौन सा मीडिया हाउस है बट कर दिया गया. सेम दूसरे मीडिया हाउस, दूसरे एक उद्योगपति, उन्होंने देखा कि भाई ये दूसरा मीडिया हाउस हमारे बारे में बोल रहा है, तो उन्होंने पूरे बिजनेस चैनल्स ही खरीद लिए वहाँ पे. तो एंड सेम हैपेंस, बिल गेट्स ने भी वही चीज़ करी है. वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी बात करें तो बाहर वही चीज़ हुई, हर कोई कर रहा है. तो इलॉन मस्क ने सिंपल सा सोचा कि बॉस अगर इलेक्शन जीतना, इलेक्शन का समय आ रहा है तो मेरे पास ये सबसे बढ़िया मौका होगा. टूल है, हाँ. एग्जैक्टली. 2021 और 22 तक डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एक दूसरे की बुराई करते थे पब्लिकली. आप जाके देखो, चेकआउट करो. बट सडनली ये लोग ऑल प्रेजेस है 2023 और 24 में एक दूसरे के लिए. मेक्सिको में एक सेशन होता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 5 मिनट तक इलॉन मस्क की तारीफ करता है. इलॉन मस्क अलग से स्पेसेस रखवाता है. इलॉन मस्क अलग से अपने इसमें पॉडकास्ट रिलीज करवाता है, जो रोगन और इन सब के, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू होता है, लेक्स फ्रीडमैन का करवाते हैं, जस्ट टू शो कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं. जस्ट इमेजिन उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 गुना, मतलब वो जो ट्विटर खरीदा 1200 गुना उनकी वेल्थ उस अमाउंट से हो गई जैसे ही इधर इलेक्शन जीता गया. तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव. तो पर उसके लिए एक जिगरा भी होना चाहिए. ही प्लेड दैट पंट. तो यार जिगरा की अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, फेडेक्स कैसी कंपनी बहुत बढ़िया है ना. आपको पता है फेडेक्स 70s 80s की बात है, एक कंपनी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, फेडेक्स है. इनके ओनर ने देखा कि हमारे पास ना सिर्फ 30 दिन का पेबल्स बचा है, अदरवाइज हम बैंकरप्ट हैं. दुनिया भर के लिटिगेशंस लगेंगे. दुनिया देखो, इंडिया जैसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ भी कर लो और भाग जाओ, है ना. यूएस यूके में इट्स अ बिग थिंग, इधर यू फाइल फॉर अ बैंकरप्सी और लिटिगेशंस होंगे. सिर्फ 30 दिन के. बंदे ने देखा भाई कुछ 1200-1500 करोड़ रुपए हैं, क्या किया जाए. वो बंदे ने एक फ़्लाइट की टिकट कटाई, वो पहुँचे वेगस, और वेगस में चले गए कसिनो, और इस पूरे अमाउंट को उन्होंने कसिनो में लगाया. जुआ खेला उन्होंने. एंड यू नो व्हाट, इसी के चक्कर में उनको 6 महीने तक का पैसा, जुआ काम आ गया, 6 महीने का पैसा मिला, 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर्स मिल गए. एंड दैट चेंज द मैं फेडेक्स की बात कर रहा हूँ. आपको पता है IBM अर्ली 90s में IBM बैंकरप्ट हो रही थी. IBM जिसको आज हम इतनी बड़ी सर्विस इंडस्ट्री का मालिक बोलते हैं, तो IBM ने बस एक सिंपल सा डिसीजन रिस्क क्या लिया कि वो तब तक हार्डवेयर पे डील करते थे. IBM के ओनर ने सोचा यार पूरा चेंज कर देते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं, एंड दे बिकेम द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर. तो अगर इतिहास, इलॉन मस्क का भी सेम था यार. 2008 में कंपनियां डूब रही हैं, इलॉन मस्क बैठा हुआ है एक टेबल पे, उसके पास 3 कंपनियां हैं जो उसको डिसाइड करना है कि मैं SpaceX बचाऊं, टेस्ला बचाऊं, या फिर उसके सोलर वाली ये चीज़ बचाऊं. सारे इन्वेस्टर्स हाथ उठा चुके थे क्योंकि लेमन ब्रदर का क्राइसिस आता था, कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता. इसके अकाउंट में $200 मिलियन थे. इलॉन मस्क बोला कि यार मैं क्या करूं, एक काम करता हूं. कोई सब अपने पैसे बचा रहे थे. इसने अनाउंस करा मैं इक्वल अमाउंट में तीनों कंपनी में डाल रहा हूं, मैं रेंट के घर पे रहूंगा. इसका कॉन्फिडेंस देख के इन्वेस्टर्स कॉल करते, भाई क्या हो रहा है, सब पैसे लेके भाग रहे हैं, तू डाल रहा है, हम भी डालेंगे अब. तो देन इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड हुआ. 2008 में न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स ने कहा कि इलॉन मस्क कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, ये खत्म है. और 2013 में आप देखो, 2008-7-9 के बीच में एक हेज फंड थी, लेट पीपल नेम गेस द नेम, मैं हिंट देता था, गेम स्टॉप में उसी का नाम था, तो M से नाम शुरू होता है, मैंने ये भी हिंट दे दिया. तो वो एक हेज फंड थी, वो हेज फंड इनको शॉर्ट कर रहा था. इलॉन मस्क ने बोला बदला तो लूंगा बेटा, करारा जवाब मिलेगा सबका, वो जो बोलते हैं ना फैजल सबका बदला लेगा. हाँ, ही वेटेड टिल 2020, और फिर बस एक ट्वीट, एक रेडिट फोरम, एंड गेम स्टॉप के साथ क्या हुआ है, क्योंकि गेम स्टॉप में वही हेज फंड था, हालत टाइट कर दी. सो द थिंग यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि
ये जो हम पूरा बता रहे हैं, ये सारे बिलियनर्स वाला कंटेक्स्ट बता रहे हैं और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल्स, they have come out of this thing. The supreme powers who are actually controlling in our country are the ones which I actually talked about. But I cannot say इसके 3 ही रीज़न है why हमारे देश को जो भी चला रहे हैं उसके सिर्फ 3 रीजन है. पहला, गुड पॉलिटिकल कनेक्ट. दूसरा, गुड इनोवेशन. वी कैन नॉट डिनाई, विदाउट इनोवेशन इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये लोग हमारे देश को कंट्रोल कर सकें. मेजर सेक्टर में इनोवेशन, मेजर सेक्टर, क्योंकि कोई पेट्रोकेमिकल ले रहा है, कोई एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं, कोई सारे मैक्सिमम कैपिटल इंटेंसिव. अच्छा, और जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे देश के बड़े उद्योगपति यार बहुत करप्ट है, क्रॉनी बिजनेसमैन है, इनको डूब जाना चाहिए. अगर भाई डूब गए ना तो हमारा देश भी डूबेगा, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट पार्ट टू द जीडीपी. हमारे जीडीपी पे बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम बहुत ज़्यादा निर्भर भी करते हैं उन पे. एम्प्लॉयमेंट वो लोग बहुत लेके आ रहे हैं, वो लोग बहुत लोगों को आमदनी दे रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशन ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, उनके कारण बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है. तो वी कैन नॉट डू दिस थिंग. बट आपको इंटरेस्टिंग, जस्ट टू एंड अप दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन, आपको पता है ये ऑफिशियली तो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बट देर आर पीपल हु आर सिटिंग बिहाइंड द बैक, जिनका आपको जिक्र ना न्यूज़पेपर में मिलेगा ना कहीं पर मिलेगा. एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ. मैं एक जन के मुंबई में बैठा हुआ था. सो वो मेरे को दिखाते हैं कि बॉस, उन्होंने मोबाइल दिखाया अपना, उनने अपने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए. सामने वाला मेरे को बड़ा रॉयल टाइप का लग रहा था, बट मैंने बोला यार, मतलब आई हैव नॉट सीन दिस पर्सन अ लॉट, मतलब चेहरे से एक रॉयल जो ग्लो आता है वो आता है. तो ही सेड कि ये वो बंदा है जो सुबह हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति के साथ भी बैठ सकता है, शाम को अगर ये कॉल करेगा तो देश के सबसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इससे बात करेंगे. अच्छा, यस. कौन है ये लोग? तो इस तरह के लोग काफ़ी हैं. देखिए, भारत में अगर आप गुजरात जाते हैं तो गुजरात में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे. सेम इवन इफ़ यू कम टू दिल्ली, दिल्ली में आप गुड़गांव साइड पे जाएंगे. सो फॉर एग्जांपल, आप लोग दिल्ली पे, तो दिल्ली में अभी कमीलियाज आप सबको पता होगा यार, अभी बीच में उनके कुछ प्रोजेक्ट्स बिके हैं. 100 करोड़ का तो एवरेज फ्लैट्स के दाम है. कम ऑन, आप कौन सी दुनिया में बैठे? 100 करोड़ के फ्लैट्स लोग ले रहे हैं, 48 घंटे के अंदर 70 फ्लैट्स बिक जा रहे हैं. 48 आवर्स में अगर इतने फ्लैट्स बिक जाए ना, तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पावर. अब कुछ लोग सोचेंगे यार इतना पैसा लेके ऐसा क्या है वो फ्लैट में. बिकॉज आप सोचो कि आप घर से जब बाहर निकल रहे हो तो कंपनी का एक वाइस प्रेसिडेंट आपके साथ चल रहा है, आप दूसरी तरफ से जा रहे हो तो शायद क्रिकेट टीम का एक बंदा आपके साथ वॉक पे चल रहा है, फाउंडर होगा, फाउंडर है. द नेटवर्किंग दैट हैज बीन बिल्ट ओवर देयर. बिकॉज व्हाट हैपेंड इज, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे इस तरह से रेट्स बढ़ गए. बिकॉज व्हेन दे सॉ कि बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप एग्जिट करें, बहुत बड़ा पैसा आया. पैसा आने के बाद इंसान दो ही करता है, तो कार्स खरीदता है तो घर खरीदता है. तो घर खरीदने के लिए अब सामने वाला रेडी है जब 100 करोड़ देने के लिए, तो क्यों नहीं. सो यू जस्ट इमेजिन. सो आप, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि दिल्ली के ऑलमोस्ट मोर देन 1000 अल्ट्रा रिच पीपल स्टे इन गुड़गांव. तो अगर आपका भी कोई दोस्त गुड़गांव में रह रहा है तो भैया बड़ी पार्टी है वो, आप पहले ही बता दे रहा हूँ. छुपा के रखो उससे पैसा, पार्टी लो. बट दिस इज सो द वेल्थ विच इज स्प्रेड. देखिए, जो हमारे यहाँ किसको, कमिलियास को ना वो बोलते हैं पोस्ट एजुकेशन हार्वर्ड. पोस्ट एजुकेशन हार्वर्ड, यस, हम एग्जैक्टली. बच्चों को वहाँ इसलिए भेजते हैं कि कॉन्टैक्ट्स वैसे बनेंगे. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे क्योंकि हम एजुकेशन कर चुके हैं तो उसके बाद हम कॉन्टैक्ट. एब्सोल्युटली. तो आप वो खुद सोचो, तो देयर इज सीरियस मनी हमारे देश में. मतलब मैं बता रहा हूँ, 10,000 करोड़ के ऊपर की वेल्थ वाले आराम से 100 से 1000 लोग गुजरात के छोटे से गांव के आसपास ही आपको मिल जाएंगे. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. गुजरात, अहमदाबाद, देखिए सिंधी, मारवाड़ी और गुजराती, बॉस इन लोगों के पास इतना पैसा है और इतने छुपा छुपा के इन लोगों ने रखा, आप सोच नहीं सकते. और ये कभी दिखाएंगे भी नहीं. इनको उस चीज़ का घमंड भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है घमंड ही उनको नीचे ले आएगा. तो इन लोगों ने अपनी 7, 8, 10, 17 पुश्तियों के लिए पैसा बना के रखा हुआ है. बट स्टिल दे आर हम्बल, दे आर डाउन टू अर्थ. तो बिलियनर्स को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में? आई वांट टू आस्क, मतलब क्या फैमिली इज द बिगेस्ट इशू, रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट इशू? आप एक, मैं बड़े इंटरेस्टिंग बताता हूँ. जैसे क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, कभी वो आई थिंक वो जो बिरलास के बेटों का हुआ था कि ही वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड वो क्रिकेट से सो कॉल्ड रिटायरमेंट ले रहे थे. तो मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दीज गाइज फेस? यू नो, बिलियनर्स के बच्चे सबसे ज़्यादा मेंटली इल होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जाइए गूगल कीजिए. एक बार एक बिलियनर के बच्चे ने, एक रॉयल बिलियनर के बच्चे ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. मैं लोगों को चाहता हूँ वो गूगल करें और उसका नाम ढूंढ के बताएं. उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके कारण उसके सारे घर वाले बड़े वो हो गए,
दुखी भी हो गए कि भाई क्यों बना दी, सब के उसके दोस्तों की। एंड देन दे रियलाइज कि यार बहुत ज़्यादा है, और ये इंडिया का बिलियनर नहीं है, बाहर का है। उस डॉक्यूमेंट्री में 3 ऑब्जर्वेशंस निकली। पहला, ये लोग इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनको अपने रिलेशनशिप तक डिसाइड करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है। इन लोगों की शादी बचपन में ही सोच ली जाती है, चाइल्ड मैरिज नहीं बट सोच ली जाती है। क्यों? कि भाई हमारा बेटा है, उसी की बेटी से शादी करेगा तो इस तरह का डायमंड बिजनेस में हमारा काम बनेगा, इस तरह फार्मा बिजनेस में काम बनेगा, इस तरह से ये कोलैबोरेशन चलेगा। एवरीथिंग इज अ डील। बट टॉकिंग अबाउट द डील, वेरी इंटरेस्टिंग, इन लोगों के रिश्ते भी बड़े गजब आते हैं। सो मेरा एक दोस्त है, ही स्टेज इन गुड़गांव, वेरी रिच। तो उसके पापा ने बताया, मैं भी हंस रहा था, मैंने कहा यार अच्छा रईसों की डील्स ऐसी चल रही हैं। तो उनके बेटे के लिए, मतलब दोस्त के लिए रिश्ता है। तो रिश्ते की आप खुद सोचो, मतलब उनको आते भी उस लेवल के हैं। सो ही इज़ नॉट दैट अल्ट्रा रिच, बट या 200-300 करोड़ वाला पार्टी है। अब उसको वो क्या आया मैं बताता हूँ। लड़की के घर से रिश्ता आया, लड़की ब्यूटीफुल, एवरीथिंग, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल टाइप। अब यहाँ पर कंडीशंस आप सोचिए। द फर्स्ट कंडीशन विच इज़ बिन पुट इज कि लड़की को खाना बनाना नहीं आता है, तो एक शेफ़, ठीक है चलो, नहीं आता होगा, आजकल काफ़ी सारे बिजी रहते हैं, दैट्स फाइन। द सेकेंड कंडीशन इज़ कि लड़की कभी भी स्कूटी या स्कूटर में नहीं गई है। द बेयर मिनिमम इज़ अ मर्सिडीज़। अच्छा, बेयर मिनिमम इज़ अ मर्सिडीज़, ठीक है। वो भी क्योंकि उनके पास था, बोले चलो ठीक है, वो तो बोले कुछ दहेज में ही मंगा लेंगे इनसे, तो वो हो गया सेकेंड। द थर्ड वन इज़ the girl is not that fond of the Delhi environment, so every year without the family, only the couple, वो 6 महीने के लिए जाएंगे, 6 मतलब हर 6 महीने में एक दो बार जाएंगे टू सम इंटरनेशनल लोकेशन। इट कुड बी ऑस्ट्रेलिया, इट कुड बी दिस थिंग, और वहाँ पर एक महीना रुकेंगे विद द हस्बैंड एंड वाइफ। बोला यार चलो ठीक है। इसके अलावा शी नीडेड 2 असिस्टेंट्स प्रॉपरली, वन फॉर द मेकअप एंड अनदर वन बिकॉज उसको खुद के जूते भी नहीं पहनने आते। रियली? मतलब दैट इज द काइंड ऑफ कंडीशन। सो इनके तो घर वालों ने हाथ ही जोड़ लिया, भाई बहुत अच्छा रिश्ता है। बट आई वाज खाना भी खिलाना सरप्राइज, पड़ेगा मतलब मैं वही सोचा कि यार मेरा दोस्त स्कूटी चला रहा है, पता चल गया, और वो कार में घूम रही है, ये सीन ना हो जाए। बट द पॉइंट इज आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि मतलब दिस इज द काइंड ऑफ, सो जस्ट इमेजिन जब हम टीवी पे देखते हैं कि एक बिलियनर की बहू रानी एक 10 करोड़ का बैग लेके अगर घूम रही है, तो यू शुडंट बी सरप्राइज्ड। दिस इज़ वे टू नॉर्मल फॉर देम, उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं। सरप्राइज आपको तब होना पड़ेगा जब वो सिर्फ 50 लाख का अगर वो पर्स लेके घूमती है, तब आप सरप्राइज हो कि क्या हो गया भाई, गरीबी हो गई, कर्जे वर्जे बढ़ गए, वो वाली चीज़ है। सो ये बिलियनर्स की ना दुनिया एक अलग ही चल रही है। इट्स लाइक हम लोग एक दूसरी दुनिया में रुक रहे हैं, हम एक छोटे से बबल में, इनका एक अलग ही चल रहा है। तो इनके ना फैमिली रिलेशनशिप काफ़ी स्पॉइल्ड रहते हैं, बिकॉज इनके, आप खुद सोचो, व्हेन एक लड़का लड़की ग्रो होते हैं, उसके भी खुद के इमोशंस होते हैं, हार्मोनल्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें। अब उसको वो चाहता है या चाहती है कि भाई मेरे को किसी से प्यार भी हो जाए, बट वो एक स्टैंडर्ड के नीचे सोच भी नहीं सकते। तो वो स्टैंडर्ड का बार पहले ही लग गया है कि बॉस तुझे प्यार करना है तो एटलीस्ट 500 करोड़ की पार्टी होनी चाहिए, उसके नीचे तो प्यार कैंसल है। इन्होंने सिचुएशनशिप कर दी, सिचुएशंस दे दी हैं। Exactly. कि ये इतना पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे बच्चे ये होने चाहिए, ऐसे Exactly. होने चाहिए। अरे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स। तो और ये ऑन रिकॉर्ड है, तो ये मैंने नहीं बोला है, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो हमारे देश में एक एक्टर एक्ट्रेस है, तो जब उनकी शादी हुई, द एक्ट्रेस वॉज फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली। अब एक्टर भी बहुत बड़ा है, ठीक है। सिंपल सा एक हिंट दे देता हूँ, रोज 9:30 बजे सोते हैं वो, चलो ठीक है। तो अब सीन है कि कंडीशन पता है क्या थी शादी के पहले? शादी के पहले इनके ब्लड टेस्ट हुए थे, इनका सब कुछ टेस्ट हुआ था कि भाई जेनेटिक्स कैसा आएगा, क्या आएगा, क्या इनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद जाके शादी करी गई थी कि अच्छा पैसा कितना है, पैसा सस्टेनेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिलियनर्स का सबसे पहली चीज़ रहती है कि इनके बच्चों का काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ रहता है। दूसरी चीज़ होती है बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो ऑलरेडी बंदे को उतना फ्लेक्सिबिलिटी होता नहीं है टू एक्सप्लोर, इसलिए आप देखोगे बहुत सारे रिबेलियस हो जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी केसेस में देखा गया है कि एक लव हेट रिलेशनशिप हो जाता है अपने माँ बाप के साथ भी, एंड इवेंचुअली ये चीज़ें आगे चल के उनके स्पाउसेस के बीच में भी देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, भारत हो या विदेश हो, आप जाके देखो, देखिए आउटलायर्स के साथ कंपेयर मत करना कि देखो वो सबसे रईस इंसान को, नहीं, जस्ट गो एंड चेक आउट, यू वुड फाइंड दैट सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस
आपको डाइवोर्सेस का ट्रेंड बिलियनर से ही आते हुए दिखेगा। हमारे देश में जो सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप ओनर्स हैं, आप देखोगे दे आर डाइवोर्सीज। ट्रू। अगर आप विदेश में जाते हो, फोर्ब्स की लिस्ट खोलो टॉप 10 में और खुद चेक करके देखो, आपको 6 डाइवोर्सीज दिख जाएंगे। टॉप 20 तक जाके देखो, यू विल फाइंड मोर। टॉप 100 देख लोगे तो यू विल बी कंप्लीटली शॉक्ड। हाँ, अभी हो सकता है दे आर अगेन मैरिड, बट आप जाके डाइवोर्स चेक कर लो। अरे वॉरेन बफेट सर खुद डाइवोर्स ही रह चुके हैं यार। हम जिनको, डज दैट मीन कि वो इंस्पिरेशन नहीं? बिल्कुल इंस्पिरेशन है, बट इट जस्ट शोज कि जब एक बिलियनर होता है या बिलियनर फैमिली से बिलोंग कर जाते हैं, आपकी टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस मैं आपको बता रहा हूँ इज अ मिथ इन टुडेज I टाइम। agree. ये लोग जो बड़ा चोचला बना देना वर्क लाइफ बैलेंस, दो चीज़ें डिसाइड कर लो, या तो आपके लाइफ में एम्बिशन होंगे या तो आपके लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होगा। ईदर यू बिकम वेरी एम्बिशनलेस, ईदर यू सर्वाइव और यू लिव। इफ यू हैव टू लिव, वर्क लाइफ If you बैलेंस have to गोज फॉर अ thrive, टॉस। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस को वो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। आप सारे एग्जाम्पल देखो। वाई एलॉन मस्क सेज कि मैं हफ्ते में 100 घंटे काम करता हूँ। नारायण मूर्ति कहते हैं मैं 70 घंटे काम करने को तैयार हूँ, मैं करता था। इवन कोटक में भी जब उनने अभी स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने भी कहा था कि 70 आवर्स का काम करने का है कोटक म्यूचुअल फंड में। तो नीलेश शाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने भी बोला 70 घंटे काम करने का है। आप किसी भी देखो, ये लोग देख रहे हैं और हम लोग इधर बैठ के जज करते हैं नॉर्मल इंसान की, अरे क्या है। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा कैच करूंगा, ये लोग क्यों इतने कन्वीनियंटली कह पाते हैं। अगर हम बात करते हैं कोटक म्यूचुअल फंड का, तो उनका पैकेज है करीब 16-17 करोड़ का इन हैंड, ठीक है, साल भर का, विच इज़ वेरी गुड, फैबुलस पैकेज। तो अगर आप पर आवर कैलकुलेशन करते हो तो 36,000 रुपीज पर आवर उनकी इनकम है। सो बेसिकली द रीजन वाई दे आर सेइंग, देखो यार 36,000 रुपए अगर एक घंटे का मिले किसी को, अब सोचो ना इस एंगल से, तो वैल्यू तो उतनी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, और तब आपको काम करने में भी मजा आएगा। सो द पॉइंट इज, आप अपनी पर आवर वैल्यू बढ़ाओ ना। मैं लोगों को चाहूंगा आप कमेंट्स में डिसाइड करो कि आपकी मंथली कितने इनकम है, छुट्टियां हटा दो, सैटरडे संडे भी हटा दो और डिवाइड करके आर्ली बेसिस में आपका इनकम कितना है, फिर आपको समझ में आएगा। देन यू हैव टू थिंक कि मैं अपनी पर आवर वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। एज सिंपल एज दैट। देखिए 15 घंटे एक मजदूर भी काम कर रहा है, 15 घंटे सत्य नडेला भी काम कर रहा है। सत्य नडेला 1500 करोड़ कमा रहा है और ये 1500 रुपए महीने का दिहाड़ी में कमा रहा है। डिफरेंस क्या है? वैल्यू ऑफ दैट आर। तो वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बड़ी मिथ्या है। आप दूसरी सबसे बड़ी मिथ्या हमारे देश में होती है 9 to 5। देयर इज नथिंग लाइक अ 9 to 5। आप अपने घर से 7 बजे निकलते हो और आप घर को लकी हो तो 7 बजे, और अगर नॉर्मल हो तो 8 से 9 बजे आप आते हो और आपका दिन। दैट्स वाई तो हमारे इधर 6 दिन काम करता है इंसान बस उस संडे को जीने के लिए, वो रोज जी नहीं रहे वो इसलिए। तो अपना पर आवर वैल्यू बढ़ाओ, पर आवर। नाउ यू विल अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा है कि यार ये बिलियनर्स लोग जेट्स क्यों ले रहे हैं या यॉट्स क्यों ले रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट शो ऑफ, इट इज सेविंग देयर टाइम। आई मीन अगर आप एक नॉर्मल फ्लाइट में जाके लाइन में लग के फिर 2 घंटे ये करके फिर उसके बाद अंदर बैठते हो 2 घंटे, वो शायद आपके और मेरे जैसे लोगों के पास थोड़ा बहुत वो टाइम है, उनके पास एवरीथिंग इज प्रेशियस। वॉरेन बफेट के पास खुद जेट है। लोग कहानी सुना रहे हैं ना वॉरेन बफेट तो पुरानी गाड़ी में चल रहे हैं, बट 8 करोड़ की जेट भी है वॉरेन बफेट की, वो क्यों नहीं बात करते। बिल गेट्स कार्बन इम्प्रिंट्स की बात कर रहे हैं लेकिन खुद बोइंग में उड़ जाते हैं इधर से उधर उनके प्राइवेट पे, ये नहीं बात कर रहे बिकॉज दे वांट टू सेव टाइम। हाँ, ऐसे ही एग्जाम्पल है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने हमें बताया कि वो शाहरुख खान के किसी उससे रिलेटेड थे एंड उनकी अलीबाग वाले घर में पार्टी थी। तो उनके घर से फेरी तक जाना, गेटवे तक, और फिर वहाँ से फेरी लेना अलीबाग तक। तो दोनों टाइम में शाहरुख खान ने अपनी मीटिंग्स उस हिसाब से रखी कि वो 21 मिनट्स का रास्ता है तो उसमें ऐसी इतनी मीटिंग हो पाएगी, वो 1 घंटे का रास्ता है उसमें इतनी मीटिंग हो पाएगी, और उसके एंड में हम इसको सोल्यूशन कर लेंगे। मतलब आई विल नॉट टॉक टू माई फैमिली और मैं उनके साथ नहीं बैठ के गप्पे मारूंगा क्योंकि अलीबाग में मैंने वही करना है। करेक्ट। तो सी हाउ स्ट्रक्चर्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड। मतलब ये सेम चीज मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले मुकेश जी की बात करता हूँ तो मुकेश अंबानी जी बैठे हुए हैं एक जगह पे एंड उनको 2 जगह से इनविटेशन आए हुए हैं। एक इनविटेशन आया था शाम को, एक किसी चीज़ का इनॉग्रेशन था, सम रिच पर्सन हैड इनवाइटेड, और उनको नहीं पता था कि, और उधर से हाँ आ गए थे उनके मैनेजर से, ऑब्वियसली डायरेक्ट मुकेश जी से तो बात नहीं होगी, हाँ हो गई। अब उस दिन शाम को ये लोग आए, सब तैयारी हो रही है, 9 बजे इनका इवेंट है। 8 बजे इनकी हालत टाइट हो गई। बोले क्यों? 8 बजे टीवी पे देख रहे मुकेश जी IPL देखने चले गए। अब उनकी टीम है तो दे आर लाइक यार अब तो गया, सबको इनविटेशन इनके नाम पे बुला लिया है, सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेके सब आ गए, पता नहीं क्या होगा। 8:50 वेल सूटेड मुकेश अंबानी इज देयर। दैट्स ऑल्सो द काइंड ऑफ डिसिप्लिन। और ऑब्वियसली बात है, मुंबई जैसी जगह पे आप 50 मिनट में पहुंच रहे हो तो आप कार से नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि उड़ के ही गए थे ना। ऑब्वियसली सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दे वैल्यू रिलेशनशिप एंड टाइम। उनके लिए ये सारी चीजें 1000 10 10 हजार करोड़ की चीजें हैं। तो
और हम वहीं पर हम 2 घंटे जाएंगे एक सुपरमार्ट में लगने के लिए, फिर उसके बाद सिर्फ वो 200 रुपये के डिस्काउंट के लिए हम पूरा 4 घंटे लगा देंगे. दैट्स द डिफरेंस. और ये ना, इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होगा. हम भी उसी माइंडसेट पे थे. अब धीरे 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 करके अ लॉट ऑफ पीपल आस्क. देखो 11 साल पहले तो मैं खुद लोकल में ट्रैवल करता था. 11 अब 12 साल पहले मैं खुद लोकल पे करता था. टुडे इवन दो आई वांट, आई स्टिल प्रेफर, मेरे को पता है कि हो सकता है मेट्रोज एंड ऑल मेरे को जल्दी पहुंचाएंगे. आई स्टिल प्रेफर कार. रीज़न इज़ कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, मैं पीछे बैठ के मैं अपनी कुछ मीटिंग्स कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, जो मैं उस ट्रेन में नहीं कर सकता हूँ. इवन दो वो 15-20 मिनट में पहुंचा देगा. टुडे इटसेल्फ आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन लंडन, तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि भाई ही इज़ वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन JP Morgan. उसने बोला आई हैव 2 ऑप्शंस. वहाँ पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अच्छा है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट 15 मिनट में पहुँचाएगा, ऊबर मेरे को पहुँचाएगा 35 मिनट में. आई ऑलवेज प्रेफर ऊबर. वाई? मैं पीछे अपने बैठ के अपने लैपटॉप पे मीटिंग कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ. वो चीज़ फैसिलिटी में उधर शायद. वो आई थिंक आपके लेवल ऑफ लाइफ पे हो गया ना. जब आप पहले थे आपके पास उतनी मीटिंग्स और कॉल्स करने का Correct, स्कोप correct, नहीं था, तो correct. आपके लिए मनी वाज इम्पोर्टेंट टू Absolutely, सेव. absolutely. पर अब आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल अर्न यू 10 टाइम्स. In fact, I'll say, I'll show you. This also helps to build relationship. How? I had the privilege of knowing धोनी a little close. ठीक है, बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर इन टू अ कंपनी जिसके धोनी एम्बेसडर भी रहे, तो अभी भी हैं. अब पता नहीं पॉडकास्ट कब तक रिलीज़ होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते रहते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि धोनी 2 घंटे तक किसी से बात करें बिना फ़ोन देखे. आज के टाइम पे बिना फ़ोन देखे. बाद में मुझे पता लगता है कि जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो उनके साथ रहते भैया, इनफैक्ट अगर धोनी के फैमिली मेम्बर्स को भी कॉल करना है, वो कॉल उनके थ्रू राउट होता है. सो बेसिकली इमरजेंसी है तो एटलीस्ट वी गेट टू नो क्या चल रहा है. ओह, बच्चे की तबीयत खराब है, कुछ है, तो इमीडिएटली. अगर इट इज़ अ नॉर्मल थिंग कि यार आते वक्त कुछ ले आना है किसी, जस्ट नॉर्मल, ऐसा तो होगा नहीं उनका, बट जो भी है, सो दैट कैन बी मैनेज्ड ओवर हियर. डू नॉट डिस्टर्ब मेरे को. बिल्कुल. सो नाउ जस्ट इमेजिन द हाइपर फोकस. सामने वाले को भी कितना अच्छा लगेगा. जैसा आपने शाहरुख जी की बात की, शाहरुख जी की भी तो सबसे खास यही बात है, सामने वाले को इतना स्पेशल फील करा देंगे. दिस आई गॉट टू नो फ्रॉम अ जर्नलिस्ट. उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज़ कही कि बोले यार, शाहरुख जब रूम पे हैं और इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, वो आपको इतना स्पेशल फील करा देंगे कि भाई आप वो शाहरुख नहीं, आप शाहरुख हो. इतना, चाहे आप किसी भी, आप चाय वाले भी हो, कोई से भी लेवल के हो. अब आप सोचो, एक आम इंसान, अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा बात करने में बैठ जाए जिसको आप नहीं जानते हो ना, आप 2-3 मिनट बाद ऐसे ऐसे भी करने लग जाओगे, अरे यार क्या पका रहा है, छोड़ो. बट शाहरुख वुड नेवर लेट यू डू दैट, एंड दैट्स व्हाई ही इज शाहरुख. That's why Mukesh Ambani is Mukesh Ambani, because they respect time, they have discipline. मुकेश अंबानी की एक और अच्छी चीज़ है, जस्ट बिकॉज बात हुई है तो मैं लोगों को चाहूँगा कि वो लेके जाएं. मुकेश अंबानी आज भी हफ्ते में 2 किताबें पढ़ते हैं. हफ्ते में 2 किताबें. नाउ जस्ट इमेजिन, दुनिया का सबसे रईस इंसान जिसकी इतनी इंडस्ट्री चल रही है, अगर वो हफ्ते में 2 किताबें, नॉट जस्ट रिलेटेड टू बिजनेस, एनीथिंग, साइकोलॉजी, कुछ भी जो उनको पसंद है वो पढ़ सकता है. हम लोग पढ़ के सुना देंगे भाई आपके ये 2 किताबें. स्टिल वो पढ़ते हैं. और हम लोग क्या बहाने, यार इस हफ्ते बहुत काम था, वो था. मैं खुद लोगों से पूछना चाहूँगा, ये हफ्ता छोड़ दो यार, इस साल चलो 2025 आ गया, 2024 में आपने टोटल कितनी किताब पढ़ी थी? एंड यू विल गेट द रियलिटी चेक. पूरी किताब, हाँ, ये नहीं बुलेट पॉइंट, चैट जीपीटी, हाँ, चैट जीपीटी नहीं. तो यू आर सीइंग द डिफरेंसेस. तो बिलियनर्स आर बिलियनर्स फॉर अ रीजन. टिम कुक आज भी सुबह 4:30 बजे उठता है. टिम कुक कौन है? एप्पल के. तो वो 4:30 बजे उठते हैं, आधा घंटे मेल्स पढ़ते हैं पहले, बिकॉज फॉर हिम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर फीडबैक. उसके बाद जॉगिंग करते हैं, उसके बाद थोड़ा वर्कआउट करते हैं, देन ही गोज टू द ऑफिस. कितने लोग 4:30, हमारे देश की संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त, हम लोग खुद नहीं उठ रहे हैं 4:30 बजे. हमारा ब्रह्म मुहूर्त 7 बजे है. हमारे कन्वीनियंस पे है. अगर रात को लेट पार्टी हो गए तो 11 बजे होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त. तो दीज आर अ फ्यू फैक्टर्स. तो टॉकिंग अबाउट बिलियनर्स के किड्स की लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है. दूर से देखने में हर घास ग्रीन लगती है, वैसा होता नहीं है. दैट इज़ वन. बट हाँ, अगर अच्छी परवरिश की जाए, दैट्स वाई अ लॉट ऑफ बिलियनर्स मेक श्योर कि उनकी जो वाइफ होती है वो इनिशियल ईयर्स में, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तब हार्डकोर बिजनेस में ना लगे, हल्के पुल्के बिजनेस में लगे. व्हेन द किड ग्रोज अप, देन द वाइफ वट एवर वेर एवर शी लेफ्ट, हाँ वो बिल्कुल. और उसमें अंडरस्टैंडिंग वाइफ भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक, बिकॉज मुकेश जी की बात करी तो एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ. जामनगर का प्लांट बन रहा था, मुकेश जी को पूरा काम दे दिया गया. तो ऑब्वियसली बंदा जब यंग होगा, इतना काम करेगा, तो टायर्ड होके आएगा ही घर पे. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिज वाइफ यूज टू बी देयर सपोर्टिव. दोनों डिस्कस करते थे 1-2 घंटे कि भाई क्या चला है, कैसा, क्या, कहाँ पर क्या इशू हो रहा है, ये आ रहा है. इवन दैट ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन. तो आप देख रहे हो वो एक कनेक्ट जो था, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे हैव थ्राइव्ड वेल. सो पॉइंट मेरा ये है कि पर्सनल लाइफ, एटलीस्ट फॉर लॉट ऑफ न्यू एज बिलियनर्स, इज कम्प्लीटली
बहुत ही मेस्ड अप है, बिकॉज उनका एम्बिशन इज़ जस्ट मनी एंड पावर, एज सिंपल एज दैट. एंड एक बार आप एम्बिशियस हो जाते हो तो वर्क लाइफ बैलेंस गोज आउट ऑफ टॉस, योर प्रायोरिटीज चेंज. प्लस एक लेवल पे वो लोग इतने पावरफुल, इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं कि उनके पास ना ये इन चीज़ों के लिए जगह ही नहीं आई बचती. थिंक उनके लिए जगह भी मैटर ही मैटर नहीं करता, मैटर नहीं इट्स करता. नॉट देयर माइंड स्पेस. इट्स नॉट एग्जैक्टली बिकॉज दे हैव टू. अब आप सोचो, जो बंदा ये सोच रहा है कि मैं मंगल ग्रह पे कैसे पहुंचूं, उसके पास क्या समय होगा कि मैं घर पे अपनी बीवी. इलॉन मस्क एक ही लड़की को 3 बार शादी और 3 बार डाइवोर्स कर चुका है. आपको पता है इलॉन मस्क की बेटी जब 18 साल की हुई, उसको इंटरव्यू में पूछा गया आप क्या चाहते हो, मैं अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ. इलॉन मस्क वाज शॉक्ड कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई कि मेरे साथ नहीं रहना चाहती. आई हैव नॉट मोलेस्टेड हर, आई हैव नॉट स्कोल्डेड हर, बट जस्ट इमेजिन कुछ तो ब्रूड हो रहा होगा ना उसके दिमाग में. तो ये चीज़, और पता है यही सेम चीज़ होती है बॉलीवुड में और ये चीज़ होती है बिजनेस में. आप बड़े घर में पैदा हो जाते हो तो आपके एक्सपेक्टेशंस आपके दिमाग में इतने बड़े बन जाते हैं ना आपसे. वही जो हो जाता है कि क्लास में टॉपर होना, ये होना, वो होना, तो इन लोगों से इतना हो जाता है कि बॉस तुम्हारे पापा ने इतना किया हुआ है, घर वाले भले ही नहीं बोले, तेरे को इससे ऊपर करना है. बाहर वाले ही मार देते हैं. बाहर बार तो दिस इज वेरी. तो अब हम काफ़ी लेवल बिलियनर से नीचे आते हैं, हम मिडिल क्लास पे आते हैं अब थोड़ा, ठीक है, जिसको हम मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं और ये सब चीज़ें कहते हैं. तो मिडिल क्लास का तो एक ही एम होता है, पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अच्छे से लग्जरीज जो भी है लाना. तो क्या मिडिल क्लास पैसे बचा पाएंगे आगे चल के, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है? व्हाट इज़ द वे आउट? मुझे लगता है मिडिल क्लास सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी आगे चल के. यार देखिए, मिडिल क्लास को अगर आगे चल के महंगाई को टक्कर देना है तो उसको एटलीस्ट 3 से 4 सोर्सेज ऑफ इनकम रखने ही पड़ेंगे. अगर आप दूसरे को जज करते हो कि ये भाई एक ही जगह से कमा, 10 जगह से क्यों कमा रहे हो, तो आप वही करते रह जाओगे, सामने वाला आगे निकल जाएगा. क्यों 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए? क्योंकि भारत की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो SIP की हमेशा बात करते हैं, ठीक है, पता नहीं कौन है बट ठीक उन है. म्यूचुअल फ्रेंड का एक कमेंट भी है जो मैं आपको भी पूछने वाली हूँ. अरे बाप रे, अच्छा कमेंट भी आ गया, बट ठीक है. अब वो कह रहे हैं SIP. प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने उनके पूरे इंटरव्यू देखते नहीं है, वो सिर्फ SIP पकड़ लेते हैं. अब मैं SIP का एक आंकड़ा बताता हूँ. 15,000 रुपये की आप SIP कर रहे हो, 15 साल तक आप कर रहे हो, आप बोलोगे करोड़पति बन गए. वट यू डोंट रियलाइज इज कि इसके बाद जो इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा तो उस करोड़ का वैल्यू भी 42 लाख रुपीज़ हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. तो टेक्निकली आप करोड़पति ऑन पेपर लग रहा है, लेकिन तब तक चीज़ों के दाम भी बढ़ गए ना. तो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टेप अप SIP करो, आप बढ़ाते जाओ उस चीज़ को, तब जाके ना आप मैच कर पाओगे. तो लोगों के साथ सबसे बड़ा मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम होता है, उसको इतनी जल्दी रहती है, वो इन्फॉर्मेशन भी आधी गैदर करता है, वो पूरी गैदर सुनने की उसकी क्षमता ही नहीं है. वो पहले कमेंट करेगा फिर सुनेगा कि आगे का क्या है. सो मिडिल क्लास फंस जाएगा अगर उसने 3 चीज़ें नहीं करी. अगर मिडिल क्लास को अपर क्लास बनना है तो पहले एटलीस्ट 3 सोर्सेस ऑफ इनकम उसको बनानी पड़ेगी. दूसरा, स्मार्ट लेवरेज लेना पड़ेगा, जिसको मैं समझाऊंगा. और तीसरी चीज़ जो उसको करनी पड़ेगी, उसको किसी तरीके से किसी भी बिजनेस से कनेक्ट करना पड़ेगा. या बिजनेस बनाना पड़ेगा, या बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या बिजनेस का एफिलिएट बनना पड़ेगा. किसी तरीके से इट हैज़ टू कम अराउंड बिजनेस. एज सिंपल एज दैट. बिकॉज बिजनेस के साथ फ़ायदा क्या होता है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, देखिए क्या होता है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इन अ बिजनेस इज डिसप्रपोर्शनल. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, ग्रोथ बहुत कम दिखेगी. फिर एफर्ट थोड़ा कम लगेगा, ग्रोथ थोड़ी लगेगी. फिर आपका ना एफर्ट इतना लगेगा, स्ट्रैटेजिक लगेगा, लेकिन ग्रोथ आपकी ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग इट वेल. इसलिए आज आप जब देख रहे हो कि जेफ बेजोस बढ़िया यॉट में घूम रहा है, जेट में घूम रहा है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि जब जेफ बेजोस ने अमेजोन स्टार्ट करी थी तो वो रात के 3:30 बजे खुद बैठ के बुक्स बेच रहा था, दे रहा था, शिप कर रहा था. यू गॉट टू अंडरस्टैंड. इलॉन मस्क भी सेम है, मुकेश अंबानी जी भी सेम है, किसी को भी धीरू भाई अंबानी जी भी सेम थे. तो द पॉइंट इज कि ये मिडिल क्लास के लिए ये 3 स्मार्ट लेवरेज का मतलब क्या हो गया. देखो, सबको लगता है कि कर्जा ले लो तो आप पैसा बनाओगे, कर्जा लो. नहीं भाई, कर्जे को आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो ये उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा कितना आप पैसा कमाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कर्जा लेके 1.5 लाख, अभी बीच में देखा था आईफोन की लाइन लगी पड़ी हुई थी हर अखबारों में, 20-20, 24-24 घंटे, उसमें से आधे से लग लोन या क्रेडिट कार्ड पे ही चल रहे हैं. पे नाउ, वो क्या, पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, BPL, बाय नाउ पे लेटर, BNPL. अब एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए का आपने ले लिया, शोशाबाजी कर दी, डेप्रिसिएशन तो उस पर लग ही जाता है, इतना तो अब सबको पता ही चल गया है. पॉइंट है, उस 1.5 लाख रुपए से अगर आप कुछ ना कर सको तो क्या सेंस है. अभी हाल फिलहाल में मेरा एक दोस्त है, इज़ अ यूट्यूबर, तो उसने खरीदे डिफेंडर. अब डिफेंडर 1.3 करोड़ की. अब बोलेंगे भाई तो वो वेस्ट हो गया, ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया. बट जस्ट सी द स्मार्टनेस ऑफ दैट गाय. उसने इस डिफेंडर को लेके एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, मिलियनर विद डिफेंडर. मेरा भी इंटरव्यू कर दिया था उसमें, ठीक है.
अब उससे उसने एडसेंस से इतना कमाना शुरू कर देगा, उसका डिफेंडर का कॉस्ट निकलने लग गया है। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस ये होता कि अगर ये डिफेंडर लेता और सिर्फ अपने शौक के लिए चलाता। उसका एसेट बना दिया एक्चुअली। एसेट बना दिया। आप सोचो यूट्यूब चैनल और कितना कैची हो जाओगे यार, डिफेंडर में कोई इंटरव्यूज ले रहा है। इट कंप्लीटली चेंज द पर्सपेक्टिव। लाइक वाइज 1.5 लाख का आईफोन एक क्रिएटर ले रहा है ना, तो सेंस बनता है कि भाई तुमको अच्छे वीडियोस चाहिए, उस वीडियो के कारण ब्रांड्स मिलेंगे, ब्रांड्स के कारण तुम पैसा कमाओगे या कुछ करोगे, पॉडकास्ट कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, यू आर मेकिंग मनी। एक आम इंसान जो आईटी प्रोफेशनल है, जिसकी आमदनी 40,000 रुपये महीने की, वो तुम 1.5 लाख रुपए जस्ट बिकॉज अपने दोस्तों को दिखाना है कि ये वाली चीज़ है। भाई तुम्हारी हालत उस दिन खराब हो जाएगी। गलती से एक स्क्रैच भी आ गया ना स्क्रीन पे, अगर डेंट लग गया, जब उसके 25-30 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तुम्हारी किडनियाँ बाहर आ जाएंगी। एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आप जब मिडिल क्लास हैं तो स्मार्ट लेवरेज लीजिए। स्मार्ट लेवरेज इन द सेंस, अगर आपका किसी बिजनेस के लिए लग रहा है, किसी एसेट को बिल्ड करने के लिए लग रहा है, कहीं से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो भी ठीक है। अदरवाइज आज के समय पे हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी चीज़ में फंसे हैं, वो किसी स्कैम में नहीं फंसे हैं, वो फंसे हैं डेट ट्रैप में। सबसे ज़्यादा लोग जो व्यू कर रहे हैं, आप एग्री अगर कर रहे हो तो आप बिल्कुल बताना, सबसे ज़्यादा लोग फंसे हैं कि हमको ईएमआई की डेट्स आ रही हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, ये करना है। क्रेडिट कार्ड उसके लिए है ही नहीं जिसको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन लिखा है, क्रेडिट कार्ड किसको लेना चाहिए? क्रेडिट कार्ड उसी को लेना चाहिए जिसको एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है भाई, ज़रूरत नहीं है तो क्यों लेंगे? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड उसी के लिए काम आएगा जिसके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि मैं उस टेन्योर 30 डेज 40 डेज जो भी है उसके पहले मैं पे कर दूं। एक दिन का भी पेमेंट मिस, जो इंटरेस्ट रेट आप पे लगने वाले हैं, आपकी पूरी हालत टाइट हो जाएगी। मिनिमम बैलेंस। और ये क्रेडिट कार्ड उसी के लिए जो स्मार्टली यूज़ कर सकता है, इन द सेंस वहाँ पर काफ़ी प्रिविलेजेस मिलते हैं। फ्लाइट्स आपकी काफ़ी फ्री हो सकती है रिडीमेबल पॉइंट से, आपको काफ़ी बड़े बड़े होटल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप एमएक्स का प्लैटिनम लेते हो, उसका तो 80,000 रुपये साल भर का कॉस्ट पड़ता है, फीस पड़ता है, बट देयर इज़ एन एडवांटेज। वो आपको ऐसे आप ताज में जाओगे, आपको अपग्रेड कर देंगे टू अ बेटर सूट। अगर आप कहीं और जाते हो, आपको फ्लाइट्स में अपग्रेड्स मिल जाएंगे, बिजनेस क्लासेस में, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इफ़ यू, अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि यू ट्रैवल अ लॉट, आपके बिजनेस डीलिंग्स बहुत होते हैं, देन इट वर्क्स फॉर यू। अब जिस बंदे की खुद की सैलरी, वैसे तो उसको एमएक्स मिलेगा ही नहीं जिसकी 80,000 90,000 सैलरी है, बट द पॉइंट इज़ कि लोग, और आपको क्या होगा, अचानक से कॉल आएगा, सर आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं, आपका बहुत बढ़िया काम है। वो तो आपको लूप में लाना चाहते हैं। वो भी एक ट्रैप है। वो भी एक ट्रैप है। तो प्लीज़ मेरी दरखास्त है, लोगों से दरख्वास्त है कि जितने लोग भी ये देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में इतना मत उलझो कि आप, और क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा, मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं कि मेरे को लिमिट दिख रही है 2 लाख रुपए की, तो मैं आज एक डीएसएलआर भी ले लेता हूँ, आज ये भी ले लेता हूँ। वो डीएसएलआर पड़ा रहेगा, वो आपने लिया क्यों है? उस गोवा ट्रिप के लिए, जो गोवा ट्रिप आपके 4 साल में भी नहीं हो रहा। आपने लिया है वो लेह लद्दाख ट्रिप के लिए, जिसके लिए आपने 10 लोगों को बनाया है, 10 में से सिर्फ एक बंदा आने वाला है, वो भी लास्ट मोमेंट पे डिच करने वाला है, और वो डीएसएलआर ऐसे ही पड़ा है। तो पॉइंट इज, आप इस क्रेडिट कार्ड पे तभी लो जब आपकी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं है। तीसरी चीज़ है, जब आपको पता है कि हाँ, आपको एक क्रेडिट फ्री पीरियड चाहिए। क्रेडिट फ्री, ये 30-40 दिन का जो भी टाइम रहेगा, क्रेडिट फ्री पीरियड है जिसमें कि आप कुछ चीज़ें ले लो और जैसे ही सैलरी आ जाए, योर फर्स्ट प्रायोरिटी, मिनिमम बैलेंस पे नहीं करना है, प्रॉपर टोटल आपको पे करना है, तब करना है। या चौथा, आपका एक बिजनेस है, रिकरिंग है, जिसमें कि आपका क्रेडिट साइकिल आपको पता है। आपको पता है कि भाई मेरे पास इतने, लेट्स से फिजिकल कुछ है तो फिजिकल गुड्स का इतना माल आता है, 10 दिन में पेमेंट आती है। उस केस में इफ़ यू आर यूजिंग, यू आर वेरी स्मार्ट। अदरवाइज तो क्रेडिट कार्ड में कहूँगा, अच्छा पता है क्रेडिट कार्ड भी ये यूएस वालों ने बड़े शाणेपंते से निकाला था। दे डिसाइडेड कि भाई अगर दुनिया को, हमको पूरी तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना है, तो यूएस में बहुत बड़ा कार्टेल बैठा, उन्होंने बोला 3 चीज़ों में उलझा दो, पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट बन जाएगी। पहला होगा क्रेडिट कार्ड, दूसरा हो गया एडवर्टीजमेंट्स। इनको इतने एडवर्टीजमेंट्स दिखाओ, इतने सबनिमिनल एडवर्टीजमेंट दिखाओ कि इनका पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वो एक दूसरा वाला चीज़ था, क्योंकि लोगों के पास सैलरी उतनी थी नहीं और इनको अपना सेल करवाना है। और तीसरा था एक्सपायरी डेट, हर चीज़ पे एक्सपायरी लगा दो। पहले, आज से 30-40 साल पहले जाते तो इतनी एक्सपायरी नहीं थी। आप बचपन के आपके टीवी याद करो कितना टाइम तक चला है, और आज के टीवीज़ देख लो। बचपन के जो नोकिया का फ़ोन आता था, उसको आप चौथे माले से भी फेंक दो, वो चलता था। और आप 3-4 साल आराम से चलाते थे आराम से उसको। 8 दिन तक बैटरी रहती थी। सुन रहे हो, 8 दिन तक बिना चार्ज के बैटरी रहती थी, चाहे फ़ोन पे बात कर लो। इसीलिए वो मर गया बेचारा। उसको जीना ही नहीं दिया। हाँ, उम्र हो गई। बट पॉइंट यही है कि आप खुद देखो कि ड्यूरेबिलिटी पहले कितनी ज़्यादा थी प्रोडक्ट्स की, आजकल ड्यूरेबल क्या ही रहता है। एवरीथिंग हैज़ टू बी चेंज्ड।
तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो तो हमें ग्रोथ नहीं ग्रीड की तरफ बेसिकली माइंडसेट हमारा करेक्ट, वैसे बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल। एक मेरे को इंटरेस्टिंग सवाल, हम इतना यूएस इकोनॉमी की बात कर रहे थे और आप मतलब इतने में पैरेलल एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं, तो ट्रम्प जी आ रहे हैं और तो उससे आपको क्या लगता है इंडिया चाइना इकोनॉमी क्या थोड़ा सा हमारा यार इंडिया का देखो, इंडिया बहुत लोगों को अगर फ़ायदा होगा, मैं बताऊं ट्रम्प के आने से हो सकता है नुकसान हो। अच्छा हाँ देखिए, टैरिफ लगा देंगे वो चाइना पे तो इधर से लोग खरीदने लग जाएंगे, ये सब बात करें, बट लेट्स फेस इट आउट। उन्होंने वीज़ा के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, हमारा बहुत ज़्यादा काम जो होता है इंडियन आईटी का एक्सपोर्ट होता है, और बहुत सारे हमारे भारतवासी भारत से छोड़ के बाहर आईटी में ही काम करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो गया है। क्योंकि जैसे हम लोग इधर बोलते हैं क्या भारत बोलते हैं हमारा होना चाहिए, खुद का भारत, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, वैसे ही वो लोग भी आत्मनिर्भर अमेरिका करेंगे। तो ट्रम्प भाई साहब तो इस चीज़ में बहुत वो है। तो पहली चीज़ है कि भाई आईटी वालों के लिए सेक्टरल बेसिस पे ये चीज़ हो गई। दूसरा, हमारा दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डिफेंसिव स्टॉक्स में होता था फार्मा का, बिकॉज हमारे पास जेनरिक का वो था। अब उधर ट्रम्प साहब बोलने लग गए हैं यूएस इकोनॉमी वाले, जेनरिक बनाना शुरू करो, जेनरिक बनाना शुरू करो। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अच्छी सब्सिडीज़ उनके इनबिल्ट कंपनीज़, इन हाउस कंपनीज़ को देना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं हमारे इधर के मार्जिन्स डिक्लाइन होंगे। तो वो दूसरी चीज़ हो गई है। तीसरी चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से वहाँ पर बढ़ रहा है, अब आप इसको नॉर्मल सा सोचो, पहले विदेशी लोग हमारे इधर पैसा डालते थे क्योंकि उनको पता था 100 रुपये डालेंगे तो 110 120 रुपये निकाल के जाएंगे। अगर अब उनको दिख रहा है कि यहाँ से ज़्यादा अगर 100 रुपये उधर डालेंगे तो 120 उधर बन जाएंगे और इधर 105 ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग इंटरेस्ट रेट के चक्कर में भी पैसा अपना बाहर लेके जा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे अक्टूबर 2024 में रिकॉर्ड सेलिंग एफआईआईज द्वारा हमारे हुई। इनफैक्ट 2024 पूरा अगर आप देखोगे तो इतनी सेलिंग तो 2020 या 2008 में भी नहीं हुई थी एफआईआईज की जितनी हमारे देश में हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये पैसा घूम फिर के अपना होम कमिंग हो रहा है, स्पाइडरमैन जैसा उनका भी होम कमिंग हो रहा है, तो ये पैसा भी वहाँ पर जा रहा है। चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो वो जो एक टैक्स पॉलिसी लाने की बार बार बात करते हैं प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बोलते हैं मैं टैक्स एबॉलिशन ले आऊँगा, टैक्स हटा दूंगा। कहीं ना कहीं आप सोचिए कि अगर कोई उद्योगपति होगा, उसको दिख रहा है कि भाई भारत में अगर पैसा डालूंगा तो इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उससे बेटर है मतलब अब सोचो बाहर वाला बोलेगा कि मैं इधर टैक्स दूँ, ऊपर से इधर कैरेमल पॉपकॉर्न खाऊं, उस पर भी टैक्स दूँ अलग से, तो फिर वो उसका दिमाग ख़राब होगा। तो कहीं ना कहीं सोचेगा कि चलो ठीक है विदेशी चल लेते हैं, तो वो अपना पैसा। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नो डाउट वो रिलेशनशिप ख़राब नहीं करेंगे। मोदी जी की एक अच्छी बात ये रही है, चाहे उनने G20 समिट करवाई, ब्रिक्स समिट करवाई, अगर किसी भी चीज़ के वाला आर्टिकल 370 निकाला, डिमोनेटाइजेशन किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें करी, उसको बहुत ओपन आर्म से विदेशियों ने एम्ब्रेस किया है, एक्सेप्ट किया है। नो डाउट मोदी जी के आने के बाद बाहर एक रिस्पेक्ट भी बढ़ी है हमारे देश की। पहले अगर आप यूएस जाते आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, तो इंडियंस को देखा जाता हाँ ठीक है। आज जाते तो वो प्राउड फीलिंग देखते हैं, अरे इंडियन है यार बंदा, मोदी जी के इधर से आए हुए। आप खुद देखो मोदी जी जब ट्रम्प साहब के साथ मिलने गए थे, वो वीडियो सबको याद होगा, मोदी जी एंटर करते पूरा स्टेडियम हूट कर रहा है। दिस इज़ एग्जैक्टली शोइंग कि एक कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हुआ है, नो मैटर वॉट एवर वी से। एक ग्लोबल स्केल पे हमको एडवांटेज हुआ, हमारा जीडीपी ग्रो हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, वी कैन नॉट डिनाई दैट। हमारे इंडिया ब्रांड इंडिया हैज बिकम एक अलग एग्जैक्टली लेवल पे था। एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, तो नो डाउट रिलेशनशिप हमसे ख़राब नहीं किया जाएगा बाय द यूएस। बट जिन लोगों को लगा था ना कि बहुत ही तगड़ा, क्योंकि अगर इतना ही तगड़ा होने वाला था तो इलेक्शन के बाद हमारी मार्केट नॉन स्टॉप रैली करनी चाहिए थी। हमारा तो रिवर्स रिएक्शन हो, उनकी मार्केट रैली हुई, एलॉन मस्क के स्टॉक्स ऊपर गए, लेकिन हमारे उतने नहीं गए। सो देयर इज़ अ रीज़न। तो इट इज़ नॉट जस्ट डोमेस्टिक रीजंस, बट इंटरनेशनली भी बड़े फंड्स को शायद कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिसके चक्कर में थोड़ी देर थमे हुए। तो आपको लगता है इसमें बिटकॉइन को भी कोई लेजिटिमेसी मिलेगी? यार दिस क्रिप्टो इज़ को? वेरी वेरी डिबेटेबल। हाँ बिकॉज देखो जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो वो उसमें एक शब्द लगता है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का अर्थ होता है कि सेंटर का कंट्रोल नहीं रहेगा। हो सकता है ट्रम्प भाई साहब के दिमाग का हम कह नहीं सकते हैं, वो कुछ पॉलिसीज़ बना के ये कर दें, बट अगर हमारे देश की बात करें तो क्रिप्टो को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी शॉकिंग है, हमारा देश पहला देश हो सकता है जहाँ पर क्रिप्टो को भी रेगुलेट करने की बात चल रही है। क्रिप्टो की तो बात ही ये होती थी कि डी रेगुलेटेड हो, लेकिन हमारे देश में क्या डीरेगुलेटेड चल सकता है? हमारा इसमें कुछ नहीं चल सकता। तो क्रिप्टो की भी बात हो रही है, कमेटी बैठ रही है 2025 के एंड तक, लेट्स सी, हो सकता है यहाँ पर भी रेगुलेशन आ जाए। एक तरीके से ठीक भी, हमारे देश में स्कैम्स भी हो रहे, बट क्रिप्टो तो यार डीरेगुलेटेड होता है, बट ठीक है हमारे देश में कुछ भी संभव है। तो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो है शार्क टैंक शुरू हो गया है। जब तक एपिसोड आएगा शुरू हो जाएगा। जी।
तो आप बहुत सारी डार्क रियलिटीज अनवेल कर रहे हैं, तो शार्क टैंक की कोई डार्क रियलिटी है जो आप बताना चाहते यार हैं? देखिए, शार्क टैंक सीज़न 1 की अगर मैं बात करूं तो बाद में कंटेस्टेंट्स ने बताया था कि ऑलमोस्ट 60% डील्स जैसी दिखाई गई वैसी मटेरियलाइज नहीं हुई हैं, फंडिंग बहुतों को नहीं मिली है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने वहाँ पर ऑन एयर सबको बोला कि हम इन्वेस्ट करेंगे, बाहर आके वो पलट गए हैं। लोगों ने 3 महीने वेट किया, 6 महीने वेट किया, साल भर तक वेट किया, अब उससे ज़्यादा कहाँ वेट कर पाएंगे। तो दे वेंट एंड स्टार्टेड अप्रोचिंग अदर इन्वेस्टर्स, दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है। जब अगर कोई शार्क टैंक पे जाता है और उसको साइकोलॉजिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो यू डोंट नो वो उसके कॉन्फिडेंस को क्या कर रहा है। हम तो शो के टीआरपी के लिए बहुत चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन उस स्टार्टअप ओनर के दिमाग पे क्या बीत रही, यू नेवर नो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में रहता है उस दिन तक कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, वैल्यू दूंगा, और सडनली आप बोल दो तो तुम्हारे बिजनेस किसी काम का नहीं है। जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन। थर्ड, इवन डार्क साइड पे द शार्क टैंक जजेस हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑनलाइन हेट भी उनको काफ़ी मिला हुआ है, इनफैक्ट थ्रेटनिंग्स मिली हुई हैं काफ़ी सारे गेस्ट को। दैट इज़ अनदर साइड। फोर्थ साइड इज़ वेरी स्ट्रेंज। हमारे देश में देखिए, अगर यूएस के अगर शार्क टैंक की बात करें, जहाँ मार्क क्यूबन बैठते हैं, केविन ओलियरी बैठते हैं, डेमन जॉन बैठते हैं, ये सारे लोग बैठते हैं, तो दे हैव मेड प्रॉफिटेबल बिजनेसेस फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे देश में जब चल रहा है तो वहाँ पर कभी कोई फैमिली बिजनेस के एक ओनर हैं, वो जज होते हैं, कभी वो हैं जो मुश्किल से अब जाके जिसका प्रॉफिटेबल हुआ है। उनमें से भी एक जज थे जो अब जाके प्रॉफिटेबल हुए हैं, तो उनको क्रू से ही हटा दिया गया है। ठीक है, उन्होंने भी गुड़गांव में अच्छी ज़मीनें ले ली हैं, वैसे बढ़िया कार भी उन्होंने लेते अच्छा काम रहते कर लिया हैं, है। काम तो बढ़िया कर लिया है। उन्हें उनकी एक बहुत बढ़िया बात है, मैं आप गाइस गैस करना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ना आज से 2-3 साल पहले ही इन्वेस्टर्स से जब मीटिंग हो रही थी, तो उनका जो ब्रेन चाइल्ड था जो 10 मिनट में सब कुछ पहुंचा देता है, सही में यार 7-8 मिनट में पहुंचा देता है। मेरे पास काफ़ी बार पॉडकास्ट में होता है, तो मैं तो छोटा सा झोला लेके जाता हूँ, तो कपड़े लेना भूल जाता हूँ, तो वहीं से मैं ऑर्डर कर देता हूँ, 10 मिनट में आ जाता है। तो मतलब, तो आप लोगों को मैं नहीं नाम नहीं, नहीं तो लूँगा क्योंकि, हैट्स ऑफ है जो या उन्होंने कर दिया क्विक कॉमर्स करेक्ट, के मैं साथ, नाम हैट्स नहीं ले ऑफ। रहा हूँ क्योंकि पैसे नहीं दिए हैं अभी प्रमोशन के। बट तो आप जस्ट इमेजिन करो, तो उन्होंने ना क्या किया था, उन्होंने इन्वेस्टर्स को बोला था कि बॉस, लेट मी प्ले ऑन दिस थिंग, ये बहुत बड़ा बनेगा, ये कंपनी से बड़ा बन जाएगा। इन्वेस्टर बोले पागलो, कंपनी से कहाँ बड़ा बनेगा। और आज के डेट पे आप देखो, कंपनी से, पेरेंट कंपनी से बड़ा वो सब्सिडरी बन गया, एक छोटा सा यूनिट। सो द थिंग इज, इसमें डार्कर्स यही है कि काफ़ी मटेरियलाइज नहीं होता, प्रॉफिटेबल लोग नहीं कर रहे हैं। बट दैट बीइंग सेड, एक चीज़ अच्छी भी है शार्क टैंक की। शार्क टैंक की अच्छी चीज़ ये है कि उसने वो इकोसिस्टम, वो माइंडसेट बनाना शुरू कर दिया है। अब एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक बार को सोचता है कि मैं एक दिन स्टार्टअप करूँगा, जो पहले ट्रेंड मिसिंग था। आज एक 13-13 साल का बच्चा भी, 12-12 साल का भी बच्चा, अभी आई एम जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम अ शूट, वहाँ पर मेरे को पता लगा 21 साल का बच्चा अब एक गारमेंट बिजनेस चालू कर चुका है, फ्रॉम वेल एजुकेटेड फैमिली। इट्स नॉट लाइक दुकान में बैठने वाला, वेल एजुकेटेड फैमिली, अपने बीबीए के बाद इससे। तो ये सोच में जो परिवर्तन आया है, उसमें मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, शार्क टैंक हैज़ अ रोल टू प्ले। आई थिंक वो पेनिट्रेशन भी उस लेवल पे जब एक चीज आई तभी हो सकता था, करेक्ट, वरना करेक्ट, करेक्ट। इवन हम लोग यूनिकॉर्न्स तो सुनते थे, अब तो वो भी नहीं सुनते, खैर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके। और एक और एडवांटेज ये हो गया, ठीक है, डील्स बहुतों को नहीं मिलती, जो भी हो गई, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म टू शोकेस द टैलेंट तो हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि कोई प्लेटफॉर्म ही कहाँ था। आप या तो डायरेक्ट वीसीस के पास जाओ, या तो एंजल्स के पास जाओ, उनके पास भी एक बहुत स्ट्रिंजेंट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते हो। अब थोड़ा ओपन अप हुआ है कि कुछ नहीं तो यार मैं जाके तो देखूँ वहाँ पे, हो सकता है मेरा नंबर लग जाए, हो सकता है कुछ हो जाए। पर आपको लग रहा है ओवर द सीजन्स जजेस की जो क्रेडिबिलिटी है, जिस हिसाब से कुछ कुछ आ रहे हैं, वो थोड़ी सी कम होती जा, क्या यस, उनको मिल नहीं रहे वैसे जजेस, इज द यस, क्वेश्चन? दैट इज़ वन थिंग विच आई फील, उनको जजेस वैसे मिल नहीं रहे, विच इज़, देखिए कुछ जजेस ने बेंचमार्क हाई स्टैंड कर दिया, तो अब उस लेवल के मिल नहीं रहे। दूसरी चीज़ ये है कि a lot of serious billionaires don't want to be a part of game shows. They don't want, at least in India, because again उनके समय का वो वैल्यू यहाँ पर नहीं बन रहा है। 10 दिन की जो शूट निकालनी। एग्जैक्टली, वो उनके लिए, वो शूट के लिए वो बोले 10 दिन में मैं इससे जितना इन्वेस्ट करूंगा उससे कहीं गुना प्लस। शायद वो लोग उस लेवल की इन्वेस्टमेंट, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट इंटरेस्टिंगली फर्स्ट सीजन का इवन आई वाज शॉक्ड जब मैंने देखा कि कुछ शार्क्स जो थे, उनमें से ऑलमोस्ट 50% शार्क्स से ज़्यादा तो मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ।
It is in the first season. Now I don't know what has been the case. So I was surprised. What is happening? I'm talking about materialized deal. I'm not talking about the on-air deal. I was shocked यार इनसे ज़्यादा. But हाँ एक और चीज़ है. Do you know? I don't know how true it is, but obviously for coming on the show also they get paid some XYZ amount of money और उसी XYZ से ही बहुत सारे investments भी होते हैं. क्या उनको पैसे मिलते हैं या कुछ को तो देने पड़ते हैं कि हमें शो में ले लो? दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. होता है, बिल्कुल होता है. आप देखोगे शार्क टैंक के जैसे पैरेलल और भी कुछ कुछ शोज निकले हो. अभी जो एक नए गेस्ट की शार्क की एंट्री हो रही है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी. मतलब मुझे लगता है कि उनके कंपनी क्रेडेंशियल्स अगर देख लिए जाएं तो उनको शार्क कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती यार है. ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ. बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट रियलिटी, बट देयर इज अ हाई सस्पेशन कि दैट्स अ पॉसिबिलिटी. अच्छा, एक चीज़, हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी इतनी बात कर रहे हैं, हम बिलियनर्स की बात करते हैं, हम ये सब ट्रम्प आएंगे तो एडवांटेजेस की बात करते हैं, फिर HNIs इंडिया क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा रईस लोग भारत 3 रीज़न के कारण छोड़ रहे हैं. पहला हाई टैक्सेस, इसके चक्कर में वो लोग दुबई जा रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. दुबई के साथ साथ बहुत सारे लोग स्विट्ज़रलैंड जैसे मैंने बात करी है और भी जगहों पे जा रहे हैं. सिंगापुर, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हमारे देश, सबसे पहले तो मैं आपको रीजंस बता देता हूँ. 3 प्रमुख रीजंस के कारण हमारा देश छोड़ रहे हैं जितने भी 10,000 करोड़ के ऊपर की पार्टी है. पहला, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. सिक्योरिटी रीजंस, उनको यहाँ पर सिक्योर्ड उतना फील नहीं होता है. सिक्योर्ड मतलब जस्ट अटैक वाला नहीं, बट वेल्थ सिक्योरिटी एंड बाकी सारी सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी उनको फील नहीं होती है. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई दे आर गोइंग आउटसाइड इज़ द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच दे आर गोइंग टू गेट. इसको इस तरह से समझते हैं, 2021 की बात है, अचानक से एक खबर निकलती है कि हमारे देश के सबसे रईस इंसान की गाड़ी में बॉम्ब निकलता है. आप लोगों ने भी अखबारों में देखा होगा. अफरा तफरी का माहौल बना था. स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समवन फ्रॉम द ड्राइवर, दिस थिंग वॉज डेड ऑल्सो. तो दिस रेजेस द क्वेश्चन कि भाई क्या है. सेम फैमिली 2009 में अगर आप जाते हैं तो उनके जो छोटे भाई थे उनके चॉपर के अंदर डिब्रीज निकली थी एज इफ समबडी वांटेड टू क्रैश. बाद में पता करा गया तो हो सकता है पॉलिटिकल दुश्मनी हो या फिर बिजनेस राइवलरी हो, कुछ भी हो सकता है. देयर इज़ द रीज़न वाई अनुष्का एंड विराट आर गोइंग टू एंड सेटलिंग इन लंडन. लंडन में तो 40% का टैक्स है भाई. बट क्यों है? बिकॉज सिक्योरिटी है, सेफ्टी है. वहाँ पर उनको पता है कि भाई एक लीगल अगर केस होता है तो जस्टिस 15 साल बाद नहीं मिलेगा, और जस्टिस मिलेगा. ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर ही बिल फाड़ दिया जाएगा. सो बिलियनर्स ऑलवेज वुड लुक कि भाई इतना वेल्थ बना लिया है तो हमारा नेट वेल्थ एक ज़्यादा टिका रहे जिसको हम ग्रो कर सकें, जो उनको बाहर ज़्यादा दिख रहा है. एज सिंपल एज दैट. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ हायर, लेट्स फेस इट. आप कितना भी कर लो, आप वो ज़्यादा बेटर है यार. एक बार कमाने के बाद इंसान ये भी तो चाहेगा मैं ज़्यादा जीऊँ. अब 1600 के AQI में आप ज़्यादा नहीं जी सकते हो, तो आप ढूंढोगे कि एटलीस्ट 50, 60, 70 वाला. और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेटरमेंट तो Absolutely. लग नहीं रही है, डिट्यूरेशन ही लग रही है. एग्जैक्टली. जिस हिसाब इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है नहीं. कोई बिलियनर नहीं चाहेगा कि चलो ठीक है अगर मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी भी चलानी है तो मैं 3 घंटे ट्रैफिक में अटके से. पड़ और रहा हूँ. वही कमिलिया के आगे जब बारिश होएगी तो वो उस रोड पे नहीं निकल सकता. Absolutely, absolutely. So there are so many reasons. So beyond a certain point, that is very valid कि ये लोग निकलेंगे. Plus tax implications. हमारे इधर टैक्स हर चीज़ में इतना ज़्यादा हो चुका है. मतलब क्या ही बोले, मतलब इफेक्टिवली अगर वही बंदा सिंगापुर जाता है तो वो 17.5% का टैक्स देगा. एक रईस इंसान सिंगापुर जाएगा 17.5% का टैक्स देगा. दुबई जाएगा 0% का टैक्स देगा. नॉर्वे अगर जाएगा एक्सटर्नल इनकम पे वो 0% टैक्स देगा. उधर जाके भी इफेक्टिव वो 24% के टैक्स में आ जाएगा. एट मैक्स पे ब्रैकेट हो जाएगा. लंदन जाएगा, ऑब्वियसली उधर एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा, 40% का टैक्स रहेगा. उसका रीज़न ये है कि उधर ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा स्टैक्ड इन है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. बट एट द सेम टाइम लंदन का लाइवलीहुड इज़ अच्छा है, सेफ्टी इज़ अच्छा है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इज़ अच्छा है, हेल्थ एमिनिटीज़ आर गुड, एयर इज़ गुड. ठीक है, टेम्परेचर हमेशा डाउन रहता है. टेम्परेचर आपका यूजुअली 10 डिग्री के आसपास ही रहेगा, कोल्ड रहेगा, बट स्टिल इट इज़ स्टिल फाइन. एक महीने तक वहाँ पर सन नहीं निकलता है, बट स्टिल यू वुड बी फाइन विद दैट. तो एक लेवल के बाद एक रईस इंसान को ये सारी चीज़ें चाहिए. दैट इज़ बिकॉज पैसा कमा लिया, अब क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, कंफर्ट बढ़ाना है, लाइवलीहुड बढ़ाना है, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी बट द गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड. उनको नहीं समझ आता क्योंकि टैक्स भी उतनी ही परसेंटेज लोग देते हैं. नहीं तो जिसमें ऑब्वियसली सैलरी वालों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं नहीं है. तो पॉइंट है, आप खुद हमारे टैक्स स्लैब देखो ना. हमारे इसमें जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब देते हैं वो टॉप 5% थोड़ी दे रहे हैं. ट्रू.
इट इज़ द बॉटम 95% जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, एग्जैक्टली हमारे देश में 146 करोड़ की आबादी में से अगर आप देखोगे तो आईटीआर 60 करोड़ लोग भर रहे हैं, इनकम टैक्स उसमें से भी अगर पर लो तो 20 करोड़ लोग भर रहे हैं, उसमें से भी आधे लोग एग्जाम चले जा रहे हैं। अगर हमारे देश में किसानों पे भी अगर टैक्स लगा दिया जाए, सिर्फ टॉप 0.5% फार्मिंग इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम जो बताते हैं उन पर टैक्स लग जाए तो 50,000 करोड़ का टैक्स आएगा। इसका मतलब हमारे टॉप 0.5% फार्मर 50,000 करोड़ कमा रहे हैं। इसका मतलब आप सोचिए लूप होल का कितना फायदा उठाया जा रहा है। नोबडी इज रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दैट, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग, बिकॉज हो सकता है उसमें तो खुद ही जो भी वही है। निकले। हाँ एग्जैक्टली तो वही बट बात आपको लगता है करप्शन इज वेरी बिग रीजन के, करप्शन हर जगह होती है, ऐसी बात नहीं है, बट इज दैट वन, और इन अ वे इंट्रूजन, जैसे अभी आप कुछ टाइम पहले वो आया था कि डिजी यात्रा को अब वो इनकम टैक्स देखेंगे कि आपने कितना ट्रैवल किया दैट उसके इज दैट टैक्स। इज दैट तो इज एक ये इंट्रूजन जो सिक्योरिटी नहीं लग रही है, अब इंट्रूजन लग रही है कि डिजी यात्रा हमारे लिए ईजीनेस और सिक्योर करने के लिए नहीं था, ये एक इंट्रूजन ढूंढने के लिए था कि यार किससे और टैक्स और मैं निकाल सकूं। तो क्या ये एक माइंडसेट भी होता है जो आई थिंक सिटीजन्स को उससे परे करना चाहता है? इट इज वी कैन नॉट डिनाई कि कहीं ना कहीं ये वाली चीज हो रही है। प्रिवेसी, दैट इज द पॉइंट। प्रिवेसी है ही नहीं। आप इधर हो, आप सोच रहे हो आप प्रिवेसी हो, आप इधर यू नेवर नो, व्हाट्सएप भी हो सकता है ट्रैक हो रहा हो आपका, यू नेवर नो आपका फ़ोन ट्रैक हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दीज बीच बीच में इंसिडेंट्स निकले हैं। आप खुद सोचो, एक उद्योगपति के जिसने करीब 40, 50, 60, 70 हज़ार करोड़ रुपए कमाए, लेट्स से एक उद्योगपति जिसने 80,000 करोड़ कमाए हैं, अचानक से आज से 7-8 साल पहले केस आता है कि उनके एम्प्लॉयज़ को पकड़ा जाता है कि उनके पास प्राइवेट लीक्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो जस्ट इमेजिन किस तरह का नेक्सस चल रहा है। प्राइवेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स एक तरह के पास चल रहे हैं। जब बजट आ रहा है तो हमारे देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों से सलाह ली जाती है बिफोर द बजट, जबकि बजट तो हम तो डेमोक्रेसी हैं भाई सबके हिसाब से, बिल्कुल। बट दोज आर द थिंग्स। अच्छा, मैं कुछ 2-3 कमेंट्स आपसे पूछना चाहती हूँ, हमने आपके थोड़े पॉडकास्ट में देखे थे जी। तो वी थॉट वील आस्क यू, कुछ थोड़े फनी भी थे तो थोड़ा लाइटर मोड के लिए। किसी ने लिखा था मैं आपकी बहुत वीडियोस देखता हूँ और आप काफ़ी इश्यूज़ के बारे में कंटेंट बताते हैं, पर आप नाम क्यों नहीं लेते, ये आप व्यूअर्स को बताइए पहले तो। यार देखो, सिंपल सा रीज़न है, नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि मैं आपकी जीके बढ़ा रहा हूँ और दूसरी चीज़ ये भी है कि आते हैं डिफेमेशन और ये सारे नोटिस और ये सारी चीज़ें आते हैं, तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, घर परिवार वाला इंसान हो तो थोड़ा करना पड़ता है। एक आपने पॉडकास्ट दिया था मास्टर जी की बैठक, ठीक है, अगर आपको जी याद हो, जी मुझे जी नहीं जी पता, जी जी। तो उसमें एक बंदे ने लिखा है कि सर आपने संजय कथूरिया सर की पोल खोल दी। मैंने ये चीज़ बोली थी कि हर कोई ये बात करता है कि आज से 30 साल पहले आपने विप्रो में लगाया होता या इस म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो 10,000 का 700 करोड़ हो जाता, बट कोई ये नहीं बताता है कि आज से 20 साल पहले आपने यूनिटेक पे अगर लगाया होता, आपने रनबैक्सी पे लगाया होता, हाँ एग्जैक्टली, आपने आरकॉम आर पावर पे लगाया होता, आपने जेट एयरवेज पे लगाया होता, आपने किंगफिशर पे लगाया होता, आपने जयप्रकाश पावर, जयप्रकाश एसोसिएट पे लगाया होता, तो आपने अगर 20 साल पहले इनमें से किसी भी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाते तो आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। कोई ये चीज़ नहीं बता रहा है, कोई ये चीज़ नहीं बता रहा है कि भैया 5,000 कंपनी में आप कैसे ढूंढोगे वो 10। कोई ये नहीं बता रहा है काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स बंद भी हुई हैं। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द US 64 क्राइसिस, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट UTI वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से। तो मेरा पॉइंट वही था कि इस चीज़ पे, बाकी संजय भाई यो। चलो, तो संजय जी को तो आपने यो कर ही दिया है, तो एक जने ने बोला है कि इनडायरेक्टली क्या आप ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है इसलिए करप्शन नहीं जाती है? किसी आपने पॉडकास्ट में कुछ समझाए होंगे कहानियां, तो आप बताते हैं बहुत सारी। इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं आउट हूँ। ये आपने अच्छा जवाब दिया, शार्क टैंक की तरह। अच्छा, एक ने लिखा आई थिंक ट्रेडिंग इन बिटकॉइन नाउ इज द वाइजेस्ट थिंग टू डू, स्पेशली अभी जो न्यूबीज हैं शायद, तो क्रिप्टो मार्केट बहुत टेक ऑफ करी। यार तो देखिए, क्या क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडिटी नो डाउट राइज हुई है क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन इतने इक्विटीज़ में आए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुए, इंडिया में वॉल्यूम ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम वॉलेटाइल काफ़ी है। एक न्यू कमर के लिए वो शायद इतना सेफ भी नहीं रहे। न्यू कमर के लिए तो इन्वेस्टमेंट और SIP सबसे सेफ रहती है, बट अगर जिसको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आता है, ट्रेडिंग में वो टाइम दे सकता है, तो दिस क्रिप्टोज एंड प्रोवाइडेड दे आर रेडी टू पे टैक्सेस। लेजिटिमेसी इंडिया में, अच्छा बहुत लोगों को लगता है कि क्रिप्टो मार्केट इंडिया में लेजिट नहीं है, नहीं लेजिट है, इट्स जस्ट दैट टैक्सेस थोड़ा सा ज़्यादा हैं, ट्रांजेक्शन टैक्स या आप अपने पोर्टफोलियो का कम कम पोर्शन पे कर प्रोपोर्शन सकते हैं, से और एक ट्राई बार अगर आउट कर आपको लो। लगता है कि हाँ यू आर डूइंग रियली गुड अराउंड इट तो आप बड़ा सब्सटैंशियल कर लो।
अच्छा, आई थिंक आपने कहीं किसी शायद बॉलीवुड सेलेब या कोई टीवी एक्टर्स के यहाँ पॉडकास्ट दिया होगा, तो वहाँ किसी ने लिखा है नॉन बॉलीवुड गाय टेलिंग बॉलीवुड गाय सो मेनी स्टोरीज जो उसको भी नहीं पता होगी। तो हाउ डू यू नो दीज स्टोरीज? Again, it is because of Bollywood people that I know those stories. Nothing much. तो हाँ, कुछ दोस्त लोग हैं इंडस्ट्री के जिनसे मेरे को ये चीज़ें पता लगती हैं। अगर कोई मेरे को इंस्टा पे फॉलो करता है, कभी कभी आप मेरे स्टोरीज में देख सकते हो, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो दोस्त फ्रेंड्स ऑफ माइंड, कभी कभी या कभी कभी। राइट। अच्छा, काफ़ी लोगों ने पूछा है कमेंट्स में, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट हमेशा लोगों की एक दुविधा तो रहती ही है। तो एंड लोग अब से कह रहे हैं कि आगे चल के लैंड इज़ द ओनली थिंग जो एकदम प्राइसलेस होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पर ऑब्वियसली इट नीड्स दैट काइंड ऑफ कैपिटल देन। तो यार सिंपल आपका सा क्या है, व्यू है अगर सर? आपको डिसाइड करना है रियल एस्टेट में लगा है या स्टॉक मार्केट में लगा है, तो तीन चार चीज़ें आप समझ लो। 1979 से लेकर 2024 के बीच में अगर देखते हैं, एवरेज कंपाउंडिंग रिटर्न अगर हम देखते हैं, तो रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे तो वो करीब करीब 10 से 11% का रहा है। वहीं पे अगर हम स्टॉक मार्केट का देखते हैं तो वो 14 से 15% रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको स्टॉक मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हैं, रियल एस्टेट के लिए आपका मार्केट इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, इन द सेंस स्टॉक मार्केट में आज स्टॉक लिया, आप अभी के अभी बेच सकते हो, कल बेच सकते हो, सुबह बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रियल एस्टेट ऐसा नहीं कि आज लिया और आप कल के कल बेच सकते हो, यू प्रोबेबली विल हैव टू वेट फॉर अ सेलर। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दैट इज सेकंड। थर्ड, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट्स देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको मॉनिटर किया जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। रियल एस्टेट में आपने बहुत बार ऐसे इश्यूज देखे होंगे कि एक प्रॉपर्टी लिए 15 साल से पोजीशन नहीं मिला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, गवर्नमेंट का स्टे ऑर्डर आ गया है, या फिर किसी ने धोखाबाजी कर दिया। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सोचिए कितना सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी आपका पूरी तरीके से स्टक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि रियल एस्टेट इज स्टिल अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन, प्रोवाइडेड आपको पता है कि रियल एस्टेट को कैसे कहाँ पे परचेस करना चाहिए। स्पेशलिटी अगर आपकी है, जस्ट बिकॉज किसी ने कहा है कि रियल एस्टेट खरीद लो, आप खरीद, तो कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, मैं ज़्यादातर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में करता हूँ एज़ कम्पेयर टू टायर 1 सिटीज़। मैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर से ज़्यादा बाहर इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा सिंपल सा है कि अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखता हूँ तो कैपिटल एप्रिसिएशन एंड फास्टर एप्रिसिएशन मेरे को बाहर ग्रोइंग सिटीज़ में ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू दिस थिंग। ऑल्सो आई ट्राई टू सी उन लोकेशन पे जहाँ पर मेरा ईज़ ऑफ एक्सेस या मेरा कोई ना कोई कनेक्ट है। बिकॉज एक सिंपल सी बात है, ऐसा अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई एक प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जिसको मैं मॉनिटर कर ही नहीं सकता हूँ, तो देर आर हाई रिस्क एसोसिएटेड। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं ऐसी जगह पर जहाँ पर अपने बंदे हों, कुछ हो, जिससे कि मैं उस चीज़ को मॉनिटर कर सकूँ। अदर देन दैट, अगर आप ओवरऑल पूछेंगे तो भाई 100 साल के इतिहास में स्टॉक मार्केट ने हमेशा रियल एस्टेट को बीट किया है, ठीक है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बट विद दैट बीइंग सेट, अगर आपका एक इमोशनल वैल्यू, और अब मैं रियल एस्टेट की नहीं एक हाउस की बात कर रहा हूँ, तो हर चीज़ को एसेट की तरफ तोलो मत। कुछ चीज़ें इमोशन के लिए भी चाहिए। और यहाँ गोल्ड कहाँ गोल्ड फिट ऐसा होता है? फिट होता है कि देखिए, गोल्ड एक सेफ हेवन होता है। दुनिया भर में कभी भी विश्व युद्ध होगा या कुछ भी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा गोल्ड में चले जाता है, क्योंकि लोगों को पता है इतने साल से ऐतिहासिक रहा है कि ये रहा है। ऊपर से लोग ट्रेजरीज में कंट्रीज रखती हैं, इसके रिजर्व्स मेंटेन करती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि ये मेंटेन रहेगा, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अप्रिशिएट हुई भी है। वही तो, यस, अब तो ये 1 लाख कह बिल्कुल रहे जाएगा, लोग पहुंच बिल्कुल जाएगा, जाएगा। और ये आगे और भी बढ़ेगा, उसपे कोई शक नहीं है। जितनी ग्लोबल अनसर्टनिटीज बढ़ेंगी उतने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी। स्ट्रेंजली दुनिया का सबसे ज़्यादा फिजिकल गोल्ड भारत के घरों में पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा हम स्टोर करके रखते हैं। इतना आपको यूएस यूके में ट्रेंड नहीं दिखेगा, हमारे इधर क्यों है? क्योंकि हमारे इधर शो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा है, शादियों में बड़ी बड़ी मालाएं पहननी है, पहनना हम है, पहनते हैं ना, because वी we want to वेयर इट show एवरी। also that's a glimpse of power, that's a glimpse of status symbol आपको दिखाना है, जितना कि विदेश में उतना नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, आई वुडंट से इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट मैं कहूँगा कि आपकी 5 उंगलियां हैं, तो 5 जगहों पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। आप इक्विटीज़ में थोड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, थोड़ा सा आप रियल एस्टेट, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया थोड़ा सा आप गोल्ड पे लगाओ, और जब सारी चीज़ें हो जाएं तो साथ साथ अपने ऊपर भी खर्च करो। अपने ऊपर खर्च इन द सेंस किताबों में, अपने नॉलेज पे, ये सारी, ये 5 इन्वेस्टमेंट करा तो आप वैसे भी वेल्दी हो जाओगे। तो लास्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स पूछना चाहती हूँ, बिकॉज कहते हैं ना हर कंट्री की उम्मीद उसका यूथ होता है। तो एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें यूथ पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, आप यूथ को अब कैसे इवैल्यूएट करते हो? क्योंकि यू गो टू आईआईएम्स ऑल्सो, और आप टियर 2 के कॉलेजेस में भी जाते हो, या आप टियर 1 के सेकंड थर्ड रंग कॉलेजेस में भी जाते हो। तो आप यूथ के माइंडसेट को और कैसे या तो देखिए, इवैल्यूएट करते हो? एट द प्रिविलेज, मेरे को 11 आईआईटीज मैंने आज तक, मेरे को इनविटेशन आया, वहाँ पे कवर किया है।
IIT खड़गपुर भी मैं जाने वाला हूँ कुछ समय में, वहाँ से भी इनविटेशन आया। द थिंग इज़ व्हाट आई सी इन द डिफरेंस बिटवीन, पहले मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ IITs या IIMs वर्सेस टायर 1 टायर 2। पहली चीज़ होती है IITs IIM वालों का कॉन्फिडेंस हमेशा से हाई रहता है। रीज़न ये है बिकॉज दे नो कि उनके पास जो ब्रांड लगा हुआ है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी तो आनी ही आनी है। वहीं पे मैं टायर 1 टायर 2 जाता तो एक शिकंज रहती है उनको दे आर नॉट वेरी श्योर, हाँ कि भाई पढ़ेंगे करेंगे तो प्लेसमेंट तो होनी है, बट विल वी गेट दैट हाई पैकेज, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस का डिफरेंस रहता है। दूसरी चीज़ जो IIT IIM वाले रहते हैं उनका मेंटल एप्टीट्यूड इज़ वेरी स्ट्रांग विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू अदर्स। रीज़न ये रहता है क्योंकि वो एक रिगरस प्रोसेस से IIT IIM पहुँचते हैं। IIM पहुँचने के लिए वो कैट का एग्जाम देते हैं, 98-99 परसेंटाइल रखते हैं, GDPI क्रॉस करते हैं, उसके बाद सो दे आर द टॉप ऑफ द टॉप लीग क्लियर करके वहाँ पर पहुँचते हैं। बट टायर 2 टायर 3 में रिलेटिवली लोअर स्कोर्स पे भी वो लोग पहुँच जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक रिगर। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, IIT बॉम्बे में जब मुझे बुलाया गया था, मैं एक सेशन ले रहा था, तो आई वॉज एक्चुअली टीचिंग देम समथिंग अराउंड ऑप्शंस एंड स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो वहाँ पर मैं जब स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पे कंपाउंडिंग का एक मैंने बोला, मैं आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम द पावर ऑफ 72, जो कि सिंपल सा रहता है कि आप जितना भी इंटरेस्ट कमाने वाले हो 72 से उसको डिवाइड करो, उतने साल में आपका पैसा डबल होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप बोल रहे हो कि कोई एसेट क्लास आपको 20% का रिटर्न दे रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 20 करीब करीब 3 साढ़े 3 होता है, तो 3.5 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर आप 20% इसको स्टॉक मार्केट में अगर लेते हैं, लेट्स से अगर आप स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो 10 लाख रुपए से, और 20% अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हर साल कमाते हो, तो हर 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो 10 लाख का 20 लाख, 20 का 40, 40 का 80, 80 के बाद आप 1 करोड़ के ऊपर 160 हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज द ड्यूरेशन जब 10 लाख से आप ये कमा सकते हो। तो पावर ऑफ 72 के बाद मैंने एक्चुअली मैं ऐसे एक रैंडम मैंने बोला कि भाई अगर मान लीजिए आप 8% किसी एसेट क्लास में करते हो तो 30 साल में आप खुद सोच लो कंपाउंडिंग में कितना रिटर्न निकलेगा। आई वॉज शॉक टू द कोर, विद इन 30-40 सेकेंड कुछ लोगों ने माइंड में कैलकुलेट करके मेरे को ये चीज़ बताई है। आई एम लाइक मैं खुद देख रहा हूँ कैलकुलेटर में, हाँ राइट, मतलब थोड़े डेसिमल इधर उधर था बट ठीक है। सो यू जस्ट इमेजिन दैट्स द क्विक विटनेस विच यू आर एक्चुअली सीइंग इन एन IIT IIM ग्रैड। तो लाइक वाइज, और इनके रिगरस प्रोसेस रहता है ना, आप टॉप टायर किसी कॉलेज में जाते हो IIMs में, तो वो आपको केस स्टडीज इतनी दे देते हैं। दे ऑल्सो फॉलो द हार्वर्ड का बी हाइव थ्योरी, हाइव्स में बैठ के वो लोग ग्रुप स्टडीज करते हैं। क्या डिफरेंस जो मेरे को एक दिखता है एक आम कॉलेज में और दूसरे कॉलेजेस में, बड़े कॉलेजेस में, आम कॉलेजेस में अभी भी कंपटीशन का माहौल रहता है, बड़े कॉलेजेस में कोलैबोरेशन का भी रहता है, कोलैबोरेशन का भी रहता है, मतलब कंपटीशन तो है बट कोलैबोरेशन भी रहता है। ग्रुप ऐसे बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल IIM अहमदाबाद में तो आपका ग्रुप ऐसा रहेगा कि एक बंदा होगा जो शायद डॉक्टर था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, वो है वो एक कॉमर्स का ग्रेड है, एक इंजीनियर ग्रेड है, तीनों साथ में काम करें। जस्ट इमेजिन मल्टी डायमेंशनल एंगल मिल रहा है आप लोगों को। सो दैट्स थर्ड, एलुमिनाई नेटवर्क का। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का इंटरेक्शन ड्यूरिंग द कॉलेज डेज भी, कभी एलुमिनाई मीट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कहीं पे प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो दे आर ऑलरेडी मीटिंग हुज हु ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि IIM के बंदे बैठे होंगे, कोई MX में बैठा होगा, कोई पेप्सिको में बैठे होंगे, वो है जो रिलेटिवली लोअर कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। बट अभिषेक, हमारे मैक्सिमम यूथ तो रिलेटिवली उन बट कॉलेजेस में सो ही नाउ है। आई टेल यू, दिस इज वेयर, पहले मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ यूथ के लिए। हमारे देश का यूथ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, विच इज़ अ वेरी सैड रियलिटी। हमारे यूथ का आज स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा जा रहा है इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में, और किसी चीज़ में नहीं है। और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में भी वो ज़्यादातर देख रहे हैं या तो डांस वीडियोस देख रहे हैं, या तो न्यूडिटी देख रहे हैं, या तो फिर दे आर एक्चुअली बिजी कमेंटिंग एनीथिंग एनीवेयर, कुछ भी, दे फील किक। आप सोचो हमारे देश के यूथ का माइंडसेट कितना कमज़ोर हो गया है कि वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए किसी के लिए एक बैड कमेंट करके उस पर अगर 100 लाइक्स आ जाता है तो दे आर कंसिडरिंग इट एज अ प्रिविलेज। बॉस, यू आर नॉट इवन मेकिंग मनी अ सिंगल टाइम आउट ऑफ इट। द पर्सन जिसका आप वीडियो देख रहे हो वो शायद उससे करोड़ों लाखों रुपए कमा रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो दैट्स वाई अगर पुनीत सुपरस्टार के वीडियो पे जाके कोई कमेंट करके, नेगेटिव कमेंट करके अपने आप को कूल समझ रहा है, भाई साहब पुनीत सुपरस्टार तुम्हारे कमेंट से ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। एज सिंपल इज दैट। हमारे यूथ इनसिक्योर्ड भी है, तभी एक छोटा सा सेटबैक नहीं लगता है उसको सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सोच रहा है। दे आर वेरी इनसिक्योर्ड। हमारा यूथ हमेशा कंपैरेटिव बिहेवियर पे है, खुद से कभी संतुष्टि नहीं होगा। खुद के पास अगर उसके पास एक SUV आ जाएगी, वो देखेगा मेरे दोस्त के पास दूसरी बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज़ है। उसके पास मर्सिडीज़ आ जाएगी, वो बोलेगा यार रोल्स है किसी के पास। उसके पास रोल्स आ जाएगी, वो देखेगा किसी का यॉट है। मैं तो खुद पे ना नहीं इन्वेस्टमेंट है, करने को भी उनको तैयार लगता नहीं है है। पूरी मतलब खुद के ना, कपड़ों पे हाँ तो वो है। शोशाबाजी के लिए है, दैट्स इट। बट
इनसाइड यहाँ पर देखिए 99.9% चीज़ें यहीं से होती हैं और यूथ यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है. यूथ पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है. हाउ दे कैन कम टू अ फोकस इज एज सिंपल एज जो हमारे सारे बड़े लोगों ने बोला है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो. द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन, एज सिंपल एज दैट. आपको अपना फोकल पॉइंट बनाना पड़ेगा. एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरण के सामने रख दो तो वो पूरे आग भी जला देता है किसी पेपर को. दैट इज प्रिसाइजली. बट आपके दिन भर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको दिन भर लाइक्स कमेंट्स और शेयर्स ही पे ध्यान जा रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इंस्टाग्राम बंद कर दो, आप यूट्यूब बंद कर दो, बिल्कुल करो, आप कंज्यूम करो, बट डिपेंड आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. अगर आप किसी का सिर्फ व्लॉग देख रहे हो, आर यू एक्चुअली गेनिंग एनीथिंग? यू आर गेटिंग चीप डोपामाइन शॉट्स. आई थिंक कि जब तक मुझे लग रहा है एक जनरेशन वेस्ट नहीं हो जाएगी ना, That's लोगों the को sad समझ thing, नहीं आने that's the वाला sad है. thing. But at the same time, I would say इसीलिए 2% यूथ होगा ना, वो पूरी बाजी मार जाएगा. They are way ahead of a lot of people who are watching this. वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे तो पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं. वो सही चीज़ें, सही नॉलेज सही मात्रा में हर जगह से ले रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने इनकम सोर्सेज बढ़ा रहे हैं. एंड जैसे मैंने बताया वो 21 साल का बंदा अपना गारमेंट का वो कर रहा है. तो जस्ट इमेजिन लोग कहाँ से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं. आई मेट अ 17-year-old, वो ML पे काम कर रहा है, मशीन लर्निंग. मैंने भाई साहब मुझे तो पता भी नहीं था 17 साल के, खैर तब तो था भी नहीं, बट स्टिल द पॉइंट इज देयर आर पीपल हु वांट टू मेक द डिफरेंस. तो एक और सिंपल सा आज के यूथ को है ना, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है. तो भाई अगर, और वो एक कहावत चलती रहती है ना कि यार मेरे को प्राइस टैग नहीं देखना है, इतना पैसा होना चाहिए. तो बॉस अगर आप चाहते हो कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े, तो इतना काम करो आपको घड़ी ना देखना पड़े. एग्जैक्टली उतने लाइक तो बन जाओ. सो वंस यू डू दैट ओनली देन यू विल बी एबल टू रीच दैट. On that note, I think बहुत ही positive note पे let's start a quick rapid fire, which will end the podcast. तो ये तो आपने जवाब दे ही दिया, but still I'll ask, stock market, real estate, gold, आपका क्या है? स्टॉक मार्केट. Stock market. Active income, passive income, एक्टिव इनकम. Bitcoin, gold, गोल्ड. Sensex, Nifty, निफ्टी. bull, bear, बेयर. mutual fund, ETF. ETF. अच्छा, you ETF पे आप कर रहे हो. Fundamental analysis, technical. फंडामेंटल. Warren Buffett, राकेश झुनझुनवाला. राकेश झुनझुनवाला. Silicon Valley, Wall Street. वॉल स्ट्रीट. Crypto या traditional investing. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग? नॉर्मल स्टॉक मार्केट एंड ऑल, या कुछ भी? कुछ भी में और क्या होता है? रियल एस्टेट आ जाएगी और क्या होता वही है? सब हो जाएगा. तो आई वुड से ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग. ये आपने सोच के जवाब दिया है. नहीं, मैं एक्चुअली मेरे खुद का नेटवर्क का सिर्फ 2% क्रिप्टो में, तो व्हाई शुड आई वाउच फॉर एनीथिंग एल्स? चाइना रशिया मोर पावरफुल. ओह, चाइना और रशिया. आई वुड से चाइना. चाइना यार हर बात पे तो चमगादड़ खा के वायरस निकाल देते, अब कभी ये आ कुछ खा गया, के एक और फिर आ निकाल गया. दिया. पूरी दुनिया हिला देते हैं एक एक वायरस. बट इन अ नेगेटिव वे. वो भी रशिया भी कौन सा पॉजिटिव में कर रहा है, बट ठीक. हाँ ये भी है. नहीं बट एंड मोर ओवर चाइना के पास दूसरी चीज़ें भी ना, AI में वो सबसे आगे चल रहे हैं अभी फिलहाल. तो इंडस्ट्रियल वाइज भी दे आर गुड. तो इन दोनों में तो ये है. बट इफ यू ब्रिंग इंडिया, आई वुड से दैट्स व्हाई आई इंडिया. डिडंट ब्रिंग इंडिया. इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम या इंडियाज रिटेल इन्वेस्टर्स. रिटेल इन्वेस्टर्स आई वुड से एट दिस पॉइंट. आपके FIS को तो बेचारों को वो कर रहे हैं, टक्कर दे ही रहे जो हैं. DIIs रोक के टक्कर रखे दे हुए. रहे हैं. बुक्स और पॉडकास्ट्स. Although I like podcasts but books. मेक द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड. Make the trend. हाँ, ये खुद के लिए बोल रहा हूँ मैं. लग्जरी ब्रांड्स या मिनिमलिस्टिक लिविंग. For me, it's minimalistic living. On that note, thank you so much अभिषेक. आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है. एंड यूजुअली क्या है कि हम ना जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो एक टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बात करते हैं, बट आई थिंक इसमें द टॉपिक इज़ द होराइजन. आपने वो खोल दिया है थोड़ा सा. तो मैं ऑडियंस को भी यही कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में, उन्होंने बहुत चीज़ें बोली हैं आपको लिखने को, तो प्लीज़ लिखना. एंड इफ़ यू वांट टू सी अभिषेक अगेन, एंड मेरे पास बहुत सारे और क्वेश्चंस थे अबाउट IPOs, अबाउट मार्केट्स, जो मैंने अभी इसमें नहीं कवर किया. तो आई एम होपिंग कि हम पार्ट 2 में उसको कवर कर पाएंगे. तो आप प्लीज़ पार्ट 2 भी कमेंट में थोड़ा बहुत लिख देना उनके जवाबों के साथ. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, वरना दोबारा अभिषेक को आप नहीं देख पाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या, एंड कीप वॉचिंग.